हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भूमि उपयोग और कृषि। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भूमि उपयोग और कृषि के बारे में जो हमें जानने का यहाँ मौका मिला है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसी अंतर्गत जो पहला पॉइंट आया है, भूमि के सामान्य उपयोग। देखिए, भूमि का अगर देखें तो सामान्य उपयोग क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भूमि के सामान्य उपयोग क्या है। कहते हैं भूमि किसी भी देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि भूमि किसी भी देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन में से एक माना जा सकता है। भूमि संसाधन स्थायी एवं सीमित होते हैं और बढ़ती आबादी के अनुरूप इस संसाधन की वृद्धि नहीं की जा सकती है। अंततः भूमि के उपयोग में सावधानी एवं युक्त संगत कौशल प्रणाली की जरूरत है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर है। कहते हैं ये प्रतिशत बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल फैला हुआ है। और भारत में प्रमुख भूमि उपयोग इस प्रकार है, जो कि हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। पहला तो हमारे समक्ष यही आता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। कहते हैं वह संपूर्ण भूमि क्षेत्र जिन पर जो है फसल उगाए जाते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि वह संपूर्ण भूमि क्षेत्र जिन पर फसल उगाए जाते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जिनमें फसल एक से अधिक बार उगाए जाते हैं सकल जोत भूमि कहलाते हैं। तो आप दोनों का मतलब समझ गए होंगे कि जो यहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है और जो है सकल जोत भूमि क्या होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है क्वेश्चन था। कहते हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र का अनुपातिक प्रतिशत जो है राष्ट्रीय अनुपात से काफ़ी ऊंचा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है अनुपातिक प्रतिशत जो है राष्ट्रीय अनुपात से काफ़ी अधिक है। और ठीक इस अनुपात का राष्ट्रीय औसत अनुपात से काफ़ी ऊंचा भी है। और इसके विपरीत जो है हिमाचल प्रदेश जो है उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अनुपातिक प्रतिशत जो है अनुपात के आधे से भी कम है। तो आप समझ सकते हो कि जो ऊपर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश की बात बताई गई है, तो वहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है काफ़ी अधिक है। लेकिन अगर हम मेन चीज़ देखें, यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र की जो अनुपात है बहुत ही कम है। और ये सभी राज्य जो है भौतिक विषमताएं जैसे पहाड़ी असलकृतियों के कारण ऊंची नीची भूमि भी है। कहते हैं इन नीची भूमि और सपाट भूमि और जो उर्वरक युक्त जो मिट्टी की सीमितता से पीड़ित भी हैं, जो उपज के लिए अनुपयोगी हैं। इससे स्पष्ट है कि भू आकृति कारकों का जो है राज्यवार शुद्ध बोया गया क्षेत्र तथा शुद्ध उपज क्षेत्र के बीच के अनुपातिक वितरण में विभिन्नता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके पश्चात आता है वन। देखिए वन जो है वन अनाच्छादित क्षेत्र भारत में करीब जो है 680 लाख हेक्टेयर या देश के कुल क्षेत्रफल का देखा जाए तो 22% क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और यह क्षेत्र जो है 1951 में 400 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2000 में जो है 680 लाख हेक्टेयर हो गया। तो देखा जाए तो ये बढ़ता ही चला गया। इसका अर्थ है कि वन को जो है काफ़ी अमाउंट में जो है नष्ट किया गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वन का जो है विनाश इन्हीं कारणों से सुनिश्चित हुई है। पारिस्थितिक संतुलन के लिए जो है वांछित क्षेत्र का कम से कम देश कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पर होना आवश्यक है। लेकिन देखिए यहाँ पर सिर्फ 22% ही रह गया। तो इसका मतलब है कि वनों का जो है बहुत ही विनाश किया गया है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत ही प्राकृतिक जो है अनुसरण की आवश्यकता है। कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर तथा त्रिपुरा राज्य में वन क्षेत्र का अनुपात अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है काफ़ी बरसाती वाले क्षेत्र आते हैं और इन क्षेत्रों में जो है कृषि करना संभव नहीं है। इसलिए वनों का जो है यहाँ पर काफ़ी अनुपात में जो है वृद्धि हुई है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि किस प्रकार है। इस समूह के अंतर्गत ऐसी भूमि जहाँ बस्तियाँ, सड़क के खदानें और खुली खदानों तथा बंजर पथरीली भूमि शामिल होते हैं कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि कहलाती हैं। क्योंकि ये भूमि में जो है सड़कें, खदानें, खुली जो है खदानें और बंजर पथरीली भाग होगी, तो इसमें कृषि करना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार राजस्थान रेतीली पड़ती भूमि, कच्छ, गुजरात की दलदली भूमि और उत्तर पूर्वी एवं उत्तरी पर्वतीय भाग की ऊबड़ खाबड़ पथरीली तथा कटाव युक्त भूमि जो है बंजर भूमि के कुछ
उदाहरण है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो है ऐसी भूमि पाई जाती है और उत्तरी पर्वतीय भाग में उबड़ खाबड़ और पथरीली कटाव और युक्त बंजर भूमि की बहुत ही उदाहरण आप देख सकते हो। कहते हैं देश के क्षेत्रफल का करीब जो है 13% भूभाग इसके अंतर्गत आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देश के क्षेत्रफल का करीब 13% भूभाग जो है इसके अंतर्गत आता है। कहते हैं नागालैंड, मणिपुर तथा असम राज्यों में इस प्रकार की भूमि का प्रतिशत अन्य राज्यों से अधिक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं इन क्षेत्रों में जो है अधिक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है और ये ज़रूरी भी है। उसके पश्चात आता है प्रतिभूमि। देखिए प्रतिभूमि भी कई मायने में महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं जब भूमि को प्राकृतिक तरीके से पुण्य उर्वर शक्ति प्राप्त करने हेतु खाली छोड़ दिया जाता है तो उसे प्रतिभूमि कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भूमि के प्राकृतिक तरीकों से पुण्य उर्वर शक्ति प्राप्त करने हेतु खाली छोड़ दिया जाता है और उसमें कुछ भी नहीं की जाती है तो ये जो है प्रतिभूमि कहलाती है। कहते हैं पुण्य उपयोगी के आधार पर इस प्रकार की भूमि के दो वर्गों में चालू तथा प्रति में बांटा जा सकता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी पुण्य उपयोगिता के आधार पर इस प्रकार की भूमि को दो वर्गों में बांटा जाने का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष में जिस भूमि पर कोई फसल न उगाए जाएं उसे चालू प्रतिभूमि कहते हैं। यानी चालू वर्ष में जिस भूमि पर कोई फसल न उगाया जाए उसे चालू प्रतिभूमि कहते हैं। और ऐसी प्रतिभूमि जिस पर 1 या 2-3 वर्ष तक जो है परंतु 5 वर्ष से अधिक नहीं कोई फसल नहीं उगाई जाती रही हो उसे पुरानी प्रतिभूमि कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं यह अनेकों छोटे और सीमित काश्तकारों की जो है शून्य निवेश क्षमता होती है। कहते हैं अविकसित तकनीकी और जागरूकता की कमी और भूमि के जो है उपजाऊपन में कमी और वर्षा की कमी, सिंचाई व्यवस्था का न होना इत्यादि कारण भी होते हैं इसके कारण। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कोई भी अगर देखा जाए तो इसमें न्यूनतम निवेश क्षमता, अविकसित जो है तकनीक, जागरूकता की कमी, भूमि के उपजाऊपन की कमी, वर्षा की कमी, सिंचाई व्यवस्था का न होना, ये सब कारण इसके बनते हैं। कहते हैं कृषि योग्य भूमि का जो है 7.5% प्रतिभूमि के रूप में पाया जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मिजोरम, तमिलनाडु, मेघालय, बिहार, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान जैसे राज्यों में प्रतिभूमि का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। और यह ध्यान देने की बात है कि पुरानी प्रतिभूमि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पुरानी प्रतिभूमि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन पारिस्थितिक दृष्टि से यह भूमि का महत्वपूर्ण बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है। उसके पश्चात आता है कृषि योग्य प्रति व्यर्थ भूमि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृषि योग्य जो है परंतु व्यर्थ भूमि, इस प्रकार की भूमि में पहले फसल उगाई जाती रही है परंतु पिछले 5 वर्षों से भूमि के जो है समस्त ग्रस्त होने जैसे मृदा में जो क्षारीयता तथा लवणों की मात्रा में वृद्धि से फसलें जो है नहीं उगाई जाती है। और इस प्रकार की व्यर्थ भूमि को उत्तरी भारत के कुछ भागों में रेय, भूर और उसर और कोला के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं मेघालय, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों में इस प्रकार की भूमि का प्रतिशत कुल कृषि योग्य भूमि से सबसे अधिक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि का भी यहाँ पर प्रावधान है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अस्थायी गोचर एवं चरगाह की भूमि। कहते हैं भारत में पशुधन की संख्या विश्व में सबसे अधिक है जबकि कुल क्षेत्रफल के मात्र 4% भाग ही गोचर एवं चरगाह के रूप में उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान राज्य में ऐसी ही गोचर एवं चरगाह भूमि की प्रतिशत 5 से अधिक है। विभिन्न भूमि उपयोग के क्षेत्र के नीचे दिए गए कुछ सारणी बताई गई है जो कि काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर दिखाया गया है कि भारत में भू उपयोगी यानी जो है भूमि उपयोगिता, क्षेत्रफल और प्रतिशत। देखिए अकृषि भूमि का क्षेत्रफल जो होता है कहा जाए तो क्षेत्रफल 212 होता है। इसकी प्रतिशत जो होती है 6.95% होती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है बंजर और कृषि अयोग्य भूमि जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 197 है और इसकी प्रतिशत देखें तो 6.46% इसका मान रखा है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 1442 है और इसकी प्रतिशत की बात करें तो 40.64% है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात है वनाच्छिन्न भूमि यानी जिसका जो है यहाँ पर क्षेत्रफल 679 है और इसका 22.27% इसका जो है आंकी गई है। विभिन्न पेड़ पौधे और फसल एवं उपवन जो है 37
वो है क्षेत्रफल है, और इसकी देखा जाए तो प्रतिशत जो है 1.21% है। कृषि योग्य प्रति भूमि जो है 150 है क्षेत्रफल, और इसकी जो है प्रतिशत 4.92% है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर चालू प्रति भूमि की बात करें तो 138 है, जिसकी जो है प्रतिशत 4.53% है। पुरानी प्रति भूमि की जो प्रतिशत देखा जाए तो 96 क्षेत्रफल है, और इसका 3.15% है। अस्थायी गोचर एवं चरगाह भूमि जिसका जो संख्या है 118 है, और इसका जो है प्रतिशत जो है 3.87% है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है भूमि की जो है वितरण की गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, कृषि के प्रकार। देखिए, कृषि के प्रकार के विषय में जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। कृषि के प्रकार क्या है? कहते हैं भारत में विभिन्न कृषि प्रकार के अपनाने का मुख्य आधार प्रमुख रूप से वर्षा सिंचाई व्यवस्था ही है। यानी भारत में विभिन्न कृषि प्रकारों को अपनाने का प्रमुख आधार जो है वर्षा को ही माना गया है, और इससे सिंचाई व्यवस्था एवं उत्पादन का उद्देश्य कृषि जोत और भूमि का आकार एवं स्वामित्व एवं कृषि तकनीकी विधियों का प्रयोग इत्यादि होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इन्हीं कारक तत्वों के आधार पर जो है भारत में खेती करने के विभिन्न प्रकार एवं विधियों को पहचानी गई है। अब यही प्रमुख जो है जो विधियां अपनाई गई है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि भारत में कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रकार क्या है। अगर देखें पहले प्रकार तो यहाँ शुष्क कृषि है। शुष्क कृषि का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? तो देखिए, कहते हैं इस प्रकार की कृषि का प्रचलन उन क्षेत्रों में है जहाँ वार्षिक वर्षा जो है 80 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तभी जो है इसे शुष्क कृषि के नाम से जाना जाता है। जहाँ क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा का पैटर्न है वो 80 सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो समझ सकते हो कि शुष्क इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्षेत्र जो है मैक्सिमम टाइम सूखा ही रहता है, और इन क्षेत्रों में किसान सामान्य वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। कहते हैं मिट्टी में नमी की कमी रहती ही रहती है, यानी देखा जाए तो मिट्टी में नमी नहीं होती है, तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है इन कृषि के लिए, क्योंकि ये तो आपको पता है शुष्क कृषि है, तो इसका मतलब जो है मिट्टी में नमी की मात्रा बहुत कम ही रहेगी। इसलिए वर्षा में केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है, और इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत अनाज जैसे रागी तथा दालों की फसल मुख्य है। कहते हैं अगर क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान, गुजरात के मुख्य भाग, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ भाग और दक्षिण हरियाणा, कर्नाटक में इस प्रकार की खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है रेन का जो पैटर्न है बहुत ही कम है। यहाँ पर जो है 80 से भी कम रेन की जो है सेंटीमीटर नापा गया है, और इन सभी क्षेत्रों में खेती करने वाले कृषक जो है सहायक क्रियाकलापों जैसे दूध व्यवसाय, पशुपालन अपनाते हैं, ताकि उनके कुछ आमदनी का जो है सहायक साधन मिल सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को दर्शाया गया है। उसके पश्चात है आर्द्र कृषि। देखिए, आर्द्र कृषि का अर्थ क्या है? इस तरीके की खेती उन इलाकों में होती है जहाँ की भूमि जलोढ़ मृदा से बनी हो तथा वार्षिक औसत वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती हो। यहाँ साल में एक से अधिक फसल उगाई जाती है, क्योंकि मिट्टी में पर्याप्त आर्द्रता अधिकांश समय तक बनी ही रहती है। धान और जूट फसलें इस प्रकार की कृषि में प्रमुखता से बोई जाती है। कहते हैं पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम तथा मल्लेवार तट में ऐसी ही कृषि काफ़ी हद तक प्रचलित है। तो आर्द्र कृषि तो समझ गए होंगे कि जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर के से अधिक होती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर की बात की गई है, तो समझ लीजिए कि 200 से बहुत काफ़ी ऊपर है। तभी तो धान, क्योंकि धान के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जूट के फसल ठीक है प्रमुख होते हैं यहाँ पर, तभी तो इसको पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और मल्लेवार जैसे देशों जो राज्यों के नाम यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि इन राज्यों में जो है अधिक वर्षा जो है पैटर्न के साथ नापी गई है। उसके पश्चात है संचित कृषि। देखिए, संचित कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में सामान्य प्रचलित है जहाँ की औसत वार्षिक वर्षा जो है 80 से 20 सेंटीमीटर के बीच में होता है। यानी समझ सकते हो कि यहाँ पर बरसात की जो मात्रा है बहुत ही कम होती है, जो सामान्य किस्म की फसलों के लिए अपर्याप्त है, और इस प्रकार की कृषि केवल उन्हीं क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ सिंचाई के लिए पानी धरातल या भूमिगत जल स्रोत जैसे नदी, तालाब, झील तथा साल भर उपलब्ध होता है। और इस खेती के लिए अन्य दशाएं जो है समतल कृषि भूमि की उपलब्धता होना है।
वो प्रमुख क्षेत्र जहाँ इस प्रकार की कृषि पद्धति का प्रचलन है वो पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु के क्षेत्र हैं तथा प्रायद्वीपीय देश के जो है डेल्टा क्षेत्र भी आते हैं। और अन्य जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण पठार भाग विशेषकर महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश हैं, जिसमें गेहूं, धान तथा गन्ना इस कृषि के प्रमुख फसलों के रूप में देखा जा सकता है। तो संचालित कृषि में एक बात आपको नोट करने वाली बात है कि इसमें जो है 80 से 20 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है और यहाँ मुख्य फसल गेहूं, धान और गन्ना इस कृषि के प्रमुख फसल है। और ये जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी प्रदेशों के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था जिसके हमने यहाँ पर बात किया। आगे और महत्वपूर्ण है, उसके पश्चात आता है जीवन निर्वाह कृषि। देखिए इस प्रकार की कृषि स्थानीय खेतिहर लोगों के जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अपनाई जाती है, यानी इसमें व्यापार नहीं की जाती है। जीवन निर्वाह यानी जीवन को चलाने के लिए कृषि की जाती है, यानी लोग जो कृषि करते हैं उसको अपने भोजन में ही प्रयोग कर लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसी दिए गए क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों के जीवन निर्वाह से ही होता है। और इस प्रकार कृषि की प्रमुख विशेषता में जोत वाली भूमि का छोटा आकार होना होता है, क्योंकि ये जो जोत होती है बहुत छोटा होता है। क्योंकि कृषि जो होती है किले किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो किला नहीं होता है, हेक्टेयर नहीं होता है। यहाँ पर छोटे से भूमि होता है जहाँ पर जो है अपने जीवन निर्वाह के लिए सामान्य रूप से कृषि की जाती है। कहते हैं अगर देखा जाए तो खेतिहर मजदूर तथा बहुत सस्ते एवं साधारण कृषि औजार का यहाँ उपयोग होता है, क्योंकि इसमें छोटा सा जोत होने के कारण जो है बड़े बड़े जो है औजारों का उपयोग करना संभव नहीं होता है। क्योंकि जीवन निर्वाह कृषि का प्रचलन छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश भागों में देखने को मिला है और झारखंड जो है, उत्तराखंड, झारखंड इन देशों में जो है सभी पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे ही कृषि की जाती है जहाँ पर जीवन निर्वाह कृषि का नाम दिया गया है। उसके पश्चात है स्थानांतरित कृषि, यानी इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी हम कहते हैं। इस प्रकार कृषि में फसलों को उगाने के लिए पहले जो है वन्य भूभाग को काट छाँट कर जंगली पेड़ पौधों को जलाकर साफ किया जाता है और जो है फसलों को 2 से 3 वर्ष तक एक जगह की ज़मीन पर उगाया जाता है। जब ज़मीन की जो है उर्वरकता शक्ति कम होने लगती है तो कृषक नई जगह को चले जाते हैं और पुण्य वनों को साफ करके अगले कुछ वर्षों तक फसल उगाने लगते हैं। इस प्रकार खेती उत्तर जो है पूर्वी राज्य के पहाड़ी क्षेत्र और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्र में की जाती है। और इस कृषि के उत्तर पूर्व में से झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है, झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि के बारे में समझ गए होंगे कि इसमें जो होता है जंगलों को साफ करके किसान जो है कुछ सालों के लिए इस पर कृषि करते हैं, लेकिन जैसे इसकी फर्टिलिटी क्षमता यानी उर्वरक की क्षमता खत्म हो जाती है वो इस जगह को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ पर इसी तरह की पद्धति को अपनाते हैं। तो ये जो है स्थानांतरित कृषि बहुत ही बेकार कृषि होती है, क्योंकि इससे जो होता है वनों का तो नाश हो जाता है और फिर वहाँ पर वेजिटेशन का उगना संभव ही नहीं रहता। तो इसी को जो है स्थानांतरित कृषि को जो है कोई भी जो है सलाह नहीं देता और इसको रोक भी लगाई गई है। उसके पश्चात है सीढ़ीदार कृषि। देखिए सीढ़ीदार कृषि इसका जो प्रचलन पहाड़ी क्षेत्रों में ही हुआ है। किसान इन पहाड़ी क्षेत्रों की ढलानों में ऊबड़ खाबड़ भूमि को उसके ढाल की दिशा में काट कर सीढ़ीनुमा आकृति में तैयार करते हैं ताकि भूमि के जो है ऊपरी मृदा परत तथा उसमें जल का संरक्षण हो सके। सीढ़ीदार कृषि का प्रचलन भारत में हिमालय पर्वत के ढलानों तथा प्रायद्वीपीय पहाड़ी ढलानों पर है। जनसंख्या वृद्धि के दबाव के फलस्वरूप इन कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के कृषक आज भी अपनाते हैं। वह पहले से ही स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सीढ़ीदार कृषि। और ये पहाड़ी क्षेत्र में मुख्य तौर पर की जाती है, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ीदार कृषि अगर नहीं की जाएगी तो पानी की जो पैटर्न होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सीढ़ीदार कृषि करने से एक होता है कि पानी की भी बचत यहाँ पर होती है। उसके पश्चात है रोपण कृषि। देखिए रोपण कृषि जो है सुव्यवस्थित प्रबंधन एवं प्रवर्धित सुविधाओं से युक्त कृषि किसी एक फसल के बड़े पैमानों पर लगाया जाता है, तो उसे जो है रोपण कृषि कहते हैं। इसे बड़े पैमानों पर निवेश और नवीन तकनीकों का प्रबंधन की ज़रूरत होती है। चाय, कॉफ़ी तथा रबर जो रोपण कृषि के उदाहरण हैं और इस कृषि का प्रचलन जो है असम, पश्चिम बंगाल एवं नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो रोपण कृषि जो है मुख्य तौर पर चाय, कॉफ़ी, रबर रोपण कृषि के उदाहरण है और इसका जो है क्षेत्र जो है असम, पश्चिम बंगाल और जो है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कृषि के रूप में है रोपण कृषि। उसके पश्चात आता है वर्णनिक कृषि। इस प्रकार की कृषि में कृषक जो है फसलों का उत्पादन
मुख्यतः बाजार के उद्देश्य से करते हैं, यानी बाजार को जो है मुख्य रख के कृषि की जाती है। और इस कृषि में फसल उगाई जाती है जिनका उपयोग कच्चे माल के रूप में विभिन्न उद्योगों में होता है। कहते हैं उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन, गुजरात, महाराष्ट्र तथा पंजाब में कपास और पश्चिम बंगाल में पटसन इस कृषि के मुख्य उदाहरण है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पटसन जो है कृषि महत्वपूर्ण होती है, और ये गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब में कपास और पश्चिम बंगाल में पटसन की कृषि की जाती है। तो महत्वपूर्ण बात है यहाँ। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है अनुबंध या संविदा कृषि। देखिए अनुबंध या संविदा कृषि क्या होती है। यह जो है निजी कंपनियों के कुछ जो है कृषि जो है प्रक्रियाओं में शामिल करता है, और इस व्यवस्था में निजी कंपनियां जो है कृषि उपज की विपणनता तथा संसाधित करने से पहले ही अपरोक्ष रूप में संलग्न रहती है तथा वह स्थानीय कृषकों का संपर्क करके उनसे अनुबंध करते हैं कि कृषि की फसलों के उत्पादन संबंधी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तथा कृषि उत्पादन की उपज की कृषक उन कंपनियों को जिनके साथ अनुबंध हुए थे बेचेंगे। यानी पहले ही कृषि को खरीद लेना अनुबंध या संबंधित कृषि कहलाता है। विक्रय की दर पहले ही तय कर ली जाती है। और एक बहुराष्ट्रीय दीप फील्ड प्रेस कंपनी ने पंजाब में 1000 एकड़ भूमि आधुनिक कृषि के रूप में खरीदा था। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये कृषि को अगर आप जर्नली भाषा में समझना चाहोगे तो इतना याद रखना कि ये कृषि का जो फसल का जो कीमत होता है वो पहले ही तय कर दी जाती है, और इस कृषि को उगाया जाता है, फिर जो जाके उसको जो है यूज़ की जाती है। कहते हैं अगर किसानों का अनुबंध किया जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसी प्रकार के पेप्सी, मैकडॉनल्ड कंपनियां भी जो है अनुबंध कृषि में जो है क्रामस है। कहते हैं नींबू एवं ऐसे अन्य रसदार संतरे जो है मौसमी इत्यादि जो है लगाने में संलग्न होते हैं। तो ये सारे फसल इसी के अंतर्गत आता है। कहते हैं बॉलीवुड एवं आईटीसी कृषक के शीघ्र बढ़ने वाले पेड़ों को विभिन्न विशेष प्रकार के कृंतक बीज देने का जिम्मा लेते हैं जो मात्र 4 वर्षों में बड़े हो जाते हैं। यानी 4 वर्ष में जो है इसकी मात्रा काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और इनके उत्पादनों को जो है कृषक कंपनियों को ही बेच देते हैं। इस प्रकार की संविदा कृषि जो है आजकल बहुत ही लोकप्रिय हो रही है तथा जो खासकर पंजाब के कृषक इससे बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। यानी पंजाब में इसका जो है काफ़ी जो है लाभ देखने को मिला है। कहते हैं हालांकि कुछ विद्वानों ने चिंता भी व्यक्त किया है कि अधिक लाभ पाने के लालच में जो है कृषकों का बड़े पैमानों में पेड़ पौधे उगाने से जो ज़मीन की काफ़ी बड़ी जो है जोत का कंपनियों के साथ अनुबंध हो जाएगा, और यह खाद्य फसलों की पैदावार को प्रभावित कर इससे जो है विभिन्न आय वर्ग की जनता के बीच खाद्य पदार्थ की आपूर्ति में असुरक्षा पैदा कर सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो कहते हैं पारिस्थितिकीय कृषि या जैव कृषि। इस प्रकार कृषि में जो है संश्लिष्ट खाद या कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कृषि उपज के लिए नहीं किया जाता है, और इस प्रकार की कृषि जो है फसल चक्रण, फसल अवशेषों और पशु खाद तथा अन्य कंपोस्ट, जैव खादों एवं जैविक दवाई इत्यादि के उपयोग पर आधारित होता है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पांडिचेरी कुछ कृषकों द्वारा इस प्रणाली को अपनाया जा भी रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मत्स्यन। देखिए मत्स्य यानी फिशरी कि मछली उत्पादन के क्या अंतर्गत है। देखिए मछली उत्पादन को जो है हम नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है, और मछली के उत्पादन जो है बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी जो है भारत इसके लिए अग्रसर है। कहते हैं समुद्र तटबंधीय क्षेत्रों में भारत के जो है मछुआरों की काफ़ी बड़ी संख्या बसती है, क्योंकि समुद्री तटबंधीय क्षेत्र में जो है मछुआरों की संख्या अधिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि मत्स्य व्यवसाय न केवल उनके आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है बल्कि उनके जीवन का पोषक आहार भी है। भारत में बहुत लंबे विस्तार के तटवर्ती क्षेत्र तथा चौड़े महाद्वीपीय मन तट के जो है जलमग्न तटीय क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ का मत्स्य उद्योग अभी भी विकसित नहीं हो पाया है। आपको पता ही होगा कि भारत जो है नीचे साइड से लेके जो है काफ़ी क्षेत्र में जो है पानी के क्षेत्र से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है भारत का मत्स्य उद्योग इतना अधिक विकसित नहीं है जितना कि दूसरे देशों में विकसित है। इस उद्योग का आधुनिकीकरण जो है सीमित एवं कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही हो गया है। मत्स्य व्यवसाय के 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक स्थलीय तथा खुले समुद्र। देखिए एक स्थलीय होता है अंततः स्थलीय, और दूसरा जो है खुले समुद्र। अंततः स्थलीय जो है मछुआई नदियों, तालाबों, ताल, तौली और झील, सरोवर में तथा बड़ी बड़ी नहरों में किया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण है। भारत में ऐसी बड़ी नदियों में जो है ब्रह्मपुत्र, गंगा,
सतलुज, महानदी, गोदावरी इत्यादि आती है। भारत में अंततः स्थायी जो है मछुआई प्रक्रिया द्वारा मत्स्य उत्पादन वर्ष 1995 से 96 के दौरान सकल उत्पादन का सिर्फ 40% ही हुआ था। तो ये कहते हैं बहुत बड़ी विडंबना है कि 40% ही हुआ। खुले समुद्र में मछुआई जिसे जो है समुद्री मत्स्यिकी भी कहते हैं, हमारे देश में महाद्वीपीय मगन तट के उतले भाग में व्यावसायिक रूप से की जाती है। भारत में जो है पश्चिम समुद्री तटबंधित क्षेत्र में इस प्रकार की मछुआई बड़े पैमानों पर की जाती है। संपूर्ण समुद्री मत्स्यिकी का 2/3 कार्य पश्चिमी समुद्री तटीय क्षेत्र में संपन्न होती है तथा शेष 1/3 भाग पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्र में होता है। भारत में इस प्रकार के क्रियाकलापों में वर्ष 2000 से 2001 में कुल जो है 5.6 लाख टन मछली जो है पकड़ी गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि भारत में जो है मछुआही की बहुत बड़ी संभावना तथा संसाधन मौजूद है, फिर भी वास्तविक मछली पकड़ बहुत ही कम है और इस मुख्य कारण इसका व्यवसाय में अकुशल संसाधन का उपयोग है। क्योंकि भारत में देखिए अभी भी जो है ये इतनी विकसित नहीं हो पाया है जितना कि दूसरे देशों में है। कहते हैं यहाँ पर जो है अकुशल जो मछुआरे हैं जिनके वजह से मछली का उत्पादन संभव नहीं हो पाया है, और दूसरे देशों में जहाँ संसाधन है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पर मत्स्य जो उत्पादन है सबसे अधिक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के पास इतने नदी और इतने सुविधाएं संसाधन होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है मछली का उत्पादन बहुत ही कम रहता है। कहते हैं मत्स्य उत्पादन था उसका व्यापारिक विपणन को बढ़ा देने की दिशा में सरकार ने कई अभियान एवं अभिनव प्रयोग किए हैं, जैसे मछुआरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, मछुआरों को उनकी पारंपरिक लकड़ियों की नौकाओं की जगह मशीन संचालित जलयान प्रयोग में सहायक देना, अच्छे जो है पोताशय एवं कुशल श्वासन की सुविधाएं जुटाना, अच्छे जो है प्रतिशत रखने वाले बैगन की व्यवस्था करना, जिसमें मछली सुरक्षित भरकर जैसे उपयुक्त परिवहन मार्ग से व्यापार विपणन के लिए स्थानांतरित किया जा सके, दुर्घटना के जो है बीमाकरण योजना का समावेश करना तथा जो है मछली का विपणन सहकारी संस्थाओं द्वारा करना। तो सरकार के द्वारा भी कदम उठाई गई है और इसमें मछुआरों को प्रोत्साहन करना और भी जरूरी है कि आने वाले समय में इसकी और भी जो है व्यवस्था बढ़ाई जा सके। भारत में मछुआही क्रियाकलापों को प्रोत्साहित कर मछली उत्पादनों को जो है प्रेरित करने की अभियान को नीली क्रांति का नाम दिया गया है, यानी ब्लू रेवोल्यूशन दिया गया है के नाम से जाना जाता है, और इसके समर्थनीय और समकक्ष क्रियाकलापों को जो है झींगी कृषि भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत में प्रमुख फसलें। देखिए भारत में प्रमुख फसल के बारे में जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा और हम जानेंगे कि भारत में जो है कौन कौन से जो फसलें हैं उगाई जाती है जो कि भारत के लिए विशेषताएं हैं। क्योंकि किसी भी देश के लिए और वो खास तौर पर जो कृषि प्रधान देश है उनके लिए कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सारे जो होते हैं अर्थव्यवस्था इसी पर ही आश्रित होते हैं। तो भारत भी एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के फसलों के बारे में अगर हम बात ना करें तो बात अधूरी रह जाती है। भारत पर मुख्य फसलों के देखा जाए तो भारत जैसे विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल में विविधता, भौगोलिक परिस्थिति तथा जलवायु की विविधता के कारण कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो देखा जाए तो भारत में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है जिन्हें हम निम्न प्रकार से बड़ी की श्रेणी में बांट सकते हैं, और ये टेबल से आपको साफ हो जाएगा कि भारत में कितने तरह की जो है क्रॉप की जो है प्रोडक्शन होती है। कहते हैं यहाँ पर जो आया है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण फसलों के प्रकार। देखिए यहाँ फसलों के प्रकार के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आया है कि फसलों के प्रकार देखा जाए तो 6 प्रकार जो है मुख्य फसल होते हैं जो भारत में उगाए जाते हैं। उसी के बारे में हम विस्तार पर यहाँ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये फसलें कैसे हैं और इनका क्या कंडीशन होता है उगने के लिए और इसका जो है क्या स्थान है विश्व में। तो आप इस तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहें और इसी तरह जो है लाइक से सब्सक्राइब भी करते रहें और शेयर भी करना जरूरी होता है। चलिए देखते हैं फसलों के प्रकार के अंतर्गत जो है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत जो होता है धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी आते हैं, जिसके बारे में हम विस्तार पर आगे चर्चा भी करेंगे। उसके बाद है दालें। दालों में आता है चना, अरहर, मूंग, मसूर, सभी दालें जो आती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर 2 ही मेंशन है, बट आपको पता ही है कि बहुत टाइप्स के जो होते हैं। लेकिन देखा जाए तिलहन की फसलें जो होती है जिसमें देखो दालें में आ जाता है चना और अरहर की दाल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन तिलहन की फसलों के अंतर्गत आता है मूंगफली, सरसों, मटर, उड़द, मूंग,
सारे आते हैं, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पेय फसलों देखिए, पेय मतलब पीने वाले, जैसे होते हैं चाय, कहवा, कॉफ़ी, कोको। कोक भी इसी के अंदर आता है, यानी बिनोला भी कहते हैं इसको हम। रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है देखिए कपास, पटसन। कपास, पटसन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण फसलें होते हैं जो कि रेशे निकलते हैं। और अन्य फसल के अंतर्गत देखें हम तो जो कि काफ़ी जो है व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है अन्य फसलें, जिसमें हम गन्ना, मसाले, फल, सब्जियां, फूल, रबर, तम्बाकू, जो कि काफ़ी महंगे फसल है और ये भारत में जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भी स्थान इकोनॉमिक क्षेत्र में देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे समक्ष आता है धान। देखिए धान का अपना एक महत्व स्थान होता है और धान जो है किसी भी देश के लिए, खास तौर पर भारत के जो कृषि प्रधान देश माना जाता है, धान का यहाँ बहुत से वैरायटी देखने को मिलता है। और वैरायटी तब आती है जब यहाँ पर ऐसा कंडीशन बनती है। तो आपने देखा ही होगा कि चावल जो है मुख्य होती है और चावल की जो है क्या विशेषताएं होती है और चावल हर घर के लिए महत्वपूर्ण रहती है। देखा जाए धान मुख्य जो है उष्णकटिबंधीय फसल है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। धान जो है मुख्य उष्णकटिबंधीय फसलें हैं और विश्व में जो है भारत के चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश माना जाता है। यानी विश्व में भारत चीन के बाद, यानी भारत का स्थान दूसरा नंबर पे हुआ और चीन जो है पहले नंबर पे धान जो है उत्पादन करती है। तो समझ सकते हो कि चीन जो है नंबर 1 है पूरे विश्व में और भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। विश्व के सकल उत्पादन में भारत का योगदान जो है केवल 20% ही है और देश के जो है 23% भूभाग में चावल की खेती होती है और धान की फसलें जो है खरीफ ऋतु में होती है। तो याद रखना आप, ये बात बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि धान की जो फसलें होती है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है और धान की फसल जो है 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी और अधिक विकसित होती है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धान की कृषि के लिए वर्षा की मात्रा जो है 125 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए। ये धान की जो ग्रोथ होती है वो खड़ी पानी में ही होती है, इसलिए इसमें बरसात का जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है धान के फसल को ग्रोथ करने के लिए। यद्यपि ये फसल इससे कम बारिश वाले क्षेत्रों में अच्छी विकसित की जा सकती है, बशर्ते सिंचाई के साधन व स्रोत उपलब्ध हो। देखिए सिंचाई के अंतर्गत भी धान की जो है कृषि की जा सकती है, लेकिन जनरल सी बात है इसलिए अच्छे सिंचाई साधन उपलब्ध होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि इसके पानी जो है खड़े होने चाहिए और खड़ी पानी में ही जो है धान की कृषि करना जो है बहुत ही आसान रह जाता है। जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी या चिकनी मिट्टी चावल खेती के लिए आदर्श मिट्टी होती है। तो आप समझ सकते हो कि जो धान की कृषि के लिए जो जलोढ़ मिट्टी या चिकनी मिट्टी जो है काफ़ी आदर्श मिट्टी के रूप में जाना जा सकता है। धान की खेती में अधिकतर जो है श्रमिक का प्रयोग जो है बुआई से लेकर पौधों के प्ररोपण क्रिया में करना पड़ता है। तो इसमें बहुत से जो है श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि हाथों से जो है ये धान कृषि लगाते हैं। धान श्रम प्रधान फसल होने के कारण धनी आबादी वाले क्षेत्रों में बोया जाता है, क्योंकि ये प्रधान है फसल है, इसलिए धनी आबादी वाले क्षेत्रों में बोया जाता है क्योंकि सारे आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। भारत में धान प्राय सभी जगह बोया जाता है, परंतु प्रमुख फसल के रूप में चावल अधिक पैदा करने वाले राज्यों में जो है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश शामिल है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो है चावल उत्पादन क्षेत्र है। चावल उत्पादन में आंध्र प्रदेश दापी सबसे आगे है। यानी आप समझ सकते हो कि भारत में चावल उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है काफ़ी सबसे आगे है, परंतु इसके स्थापित खपत इतनी अधिक है कि आंध्र प्रदेश को चावल अन्य राज्यों में आयात करना पड़ता है। पंजाब में चावल यद्यपि अवशेष कम होती है, परंतु स्थानीय खपत नहीं होने के कारण पंजाब चावल का निर्यात भी करता है। पश्चिम बंगाल में एक साल में चावल की 3 फसलें जैसे अमन, बोरा, ओस भी आ जाती है। तो आप समझ सकते हो कि पश्चिम बंगाल में एक साल में चावल की 3 फसलें लगाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मैप, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है मानचित्र, जिसपे हम देख सकते हैं कि चावल के उत्पादन क्षेत्र जो है कौन कौन से हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हो काफ़ी प्रमुख है और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आना एक आम सी बात है। तो ये जो है मैप भी बहुत कुछ आपको समझा सकता है और अच्छे मार्क्स लेने के लिए ये जो है भारत के चावल उत्पादन क्षेत्र को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ प्रमुख क्षेत्र के रूप में देखें तो आप कहीं भी निशान लगा सकते हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के एरिया हो, बिहार हो,
कलकत्ता हो, कर्नाटक साइड हो, केरल हो, तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। और हमेशा एग्जाम में यही आता है कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। तो अगर इन क्षेत्रों को आप दर्शा देते हो तो कोई भी एग्जामिनर गलत नहीं कहता है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो कि इधर साइड ही आपको दिख रहे हैं जो कि लाइनें डार्क हो रखी है, उधर साइड ही जो है चावल के उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाता है मानचित्र के अंतर्गत। और देखा जाए तो इन क्षेत्रों में जो है बारिश बहुत होती है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के साइड देखें तो वहाँ पर भी देखिए बरसात काफ़ी होती है और यहाँ चावल के लिए एक आदर्श क्षेत्र जो है बन जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इन क्षेत्रों में जो है चावल का उत्पादन सर्वदा अधिक होती है और ये ज़रूरी भी है। और इसे आप अपने एग्जाम व्यू के लिए तैयार कर सकते हो इस मैप के अंतर्गत। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गेहूं उत्पादन। देखिए गेहूं काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं गेहूं मूल्य रूप से जो है उप पोषण फसल है जो भारत में शीत ऋतु में बोया जाता है और यह रबी के मौसम में होता है, जबकि चावल खरीफ मौसम में बोने वाली फसल है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी ये ज़रूरी है कि यह रबी के जो है मौसम में होती है, जबकि चावल खरीफ के जो है मौसम में बोने वाले फसल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रह जाएगा कि रबी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है गेहूं के लिए और चावल जो है खरीफ के फसल के रूप में देखा जाता है। क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद गेहूं का दूसरा स्थान होता है और इस फसल का बोया गया क्षेत्रफल भारत में कुल बोए गए फसलों के क्षेत्रफल का 13% है। गेहूं को जो है ठंडे मौसम जिसमें जो है मामूली वर्षा हो की ज़्यादा आवश्यक होती है। गेहूं भारत के उत्तरी जो है मैदानी भाग में ठंड के मौसम में जब दिन का औसत तापमान 10 सेल्सियस से 15 सेल्सियस रहता है तब जो है उगाया जाता है। तो आप समझ सकते हो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गेहूं के लिए जो है कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो इसका जो है समय काल आप देख सकते हो कि ये अक्टूबर नवंबर के बाद ही इसका जो है बोने का प्रावधान है, जहां पर 10 से 15 सेल्सियस तापमान रहता है, जो कि आदर्श होता है। अच्छे वाहन गुण वाली जो है दोमट मिट्टी में गेहूं की अच्छी फसल होती है। यानी देखा जाए तो मिट्टी जो अच्छी है वो दोमट मिट्टी है, जहां पर गेहूं जो है अच्छे फसल के रूप में देखा जाता है। और इसके अंतर्गत अगर हम राज्य की बात करें तो ये साफ कर देता है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा गेहूं उत्पादन के बड़े और प्रमुख राज्य हैं। यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा गेहूं के अच्छे उत्पादन माने जाते हैं, जो कि गेहूं के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में देखा जा सकता है। इन राज्यों में भारत के जो है सकल गेहूं उत्पादन के कुल बोए गए क्षेत्र का 60% तथा कुल गेहूं उत्पादन का 73% हिस्सा आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो है उत्पादन कुल जो है बोए गए क्षेत्र का 60% तथा कुल गेहूं उत्पादन का 73% हिस्सा आता है। और गेहूं उत्पादन के अन्य राज्य राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र आता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। कहते हैं 1966 में, आपको याद होगा कि 1966 में जो है हरित क्रांति हुई थी और कई जगह ये क्वेश्चन आ जाता है कि हरित क्रांति का जो है शुभारंभ कब हुआ था। तो 1966 में भारत में हरित क्रांति का अभियान लागू होने पर गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन हुआ था, जहां पर देखा गया, नोट किया गया 688 लाख टन 688 लाख टन कम नहीं होता है, जो कि गेहूं का उत्पादन किया गया हरित क्रांति के अंतर्गत। कहते हैं विश्व में भारत एक महत्वपूर्ण गेहूं उत्पादन देश है और भारत का स्थान चीन और अमेरिका के बाद आता है। तो देखा जाए तो भारत का तीसरा स्थान है गेहूं उत्पादन में। सबसे पहले चीन का आता है, उसके बाद अमेरिका का, फिर जाके भारत का स्थान आता है गेहूं उत्पादन करने के अंतर्गत। यानी तीसरा स्थान भारत का ही है। यद्यपि प्रति हेक्टेयर गेहूं की उत्पादकता भारत में बढ़ी है, यानी प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन भारत में बढ़ी है, जो 1950 से 51 में 815 किलो प्रति हेक्टेयर था, अब जो बढ़ गया है और बढ़कर 2000 से 2001 में 2743 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया है। फिर भी गेहूं का भारत में सकल उत्पाद विश्व के अन्य प्रमुख देशों की तुलना में बहुत ही कम होती है। यानी ये भी बहुत बड़ी विडंबना वाली बात है कि भारत में जो है सकल उत्पाद में विश्व के अन्य प्रमुख देशों से तुलना में बहुत ही कम है, जो कि काफ़ी ज़रूरी बात भी है और काफ़ी कहते हैं टेंशन वाली बात भी यहाँ पर आता है। और देखिए चलिए मैप में देखते हैं कि गेहूं के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं और इसकी क्या विशेषताएँ हैं। इस मैप में आप देख सकते हो, मैप में जो है यहाँ पर भारत में गेहूं उत्पादन क्षेत्र को दर्शाया गया है। और देखोगे तो बहुत हैरानी की बात है कि ये जो है उत्तरी साइड में ही सिमट रखा है। देखिए यहाँ पर अगर आप पंजाब, हरियाणा,
जो है कुछ क्षेत्र जो है अगर आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का भी है, मध्य प्रदेश में भी आता है। तो ये काफ़ी गेहूं का उत्पादन करता है और बाकी क्षेत्र में जो है गेहूं का उत्पादन ना के बराबर है। तो आप समझ सकते हो कि गेहूं उत्पादन क्षेत्रों का जो है अपना प्रमुख स्थान है और ये उत्तरी क्षेत्र में ही गेहूं उत्पादन का जो है काफ़ी देखा जा रहा है। अदरवाइज़ जो है आगे क्षेत्रों में नहीं दिखाया गया है। अन्य क्षेत्र जो है बहुत कम अमाउंट में करते हैं, जिसमें बिहार भी सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य भी हैं, राजस्थान के भी हैं, गुजरात के भी कुछ क्षेत्र देखे गए हैं और जो है महाराष्ट्र में भी देखे गए हैं। लेकिन आपको तो पता है एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो सर्वदा अधिक होते हैं। तो अधिक तो आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में भी दिख रहा होगा, आपका उत्तराखंड भी दिख रहा होगा और पंजाब का स्थान तो है ही है, हरियाणा का है ही है, कहते हैं उत्तर प्रदेश का तो है ही है और मध्य प्रदेश भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस मैप में जो है सभी बातें भली भांति समझाया गया है जो एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण रहता है। और गेहूँ हो, चावल हो या कोई भी हो, धान हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फसल होता है और आपको पता है कि एग्ज़ाम में इसके अंतर्गत क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे उसको वर्णन करने के लिए आ जाए या किसी कैसे भी, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखते हैं। उसके पश्चात आता है चाय। देखिए चाय विश्व में भारत चाय का एक अग्रणी उत्पादक एवं खपत करने वाला देश है। कहते हैं जहां भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है वहीं भारत में खपत भी सबसे अधिक होता है। भारत चाय के निर्यात में बहुत बड़ी मात्रा में विदेश मुद्रा अर्जित करता है और चाय के पौधे पहाड़ी ढलानों में जहां अच्छी मात्रा में वर्षा अर्थात 150 सेंटीमीटर से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, जलवायु भी गर्म हो, अश और अधिक उगते हैं। तो आप समझ सकते हो कि भारत जितना इसका जो है उपयोग करता है उतना ही उत्पादन करता है और साथ में ये जो है दूसरे देशों में सप्लाई भी करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फसल के रूप में देखा जा सकता है। अगर इस फसल को उगाने के स्थान को देखें तो पहाड़ी क्षेत्र में जो है इसको उगाने का प्रावधान है और यहाँ पर कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट ये भी रखता है कि यहाँ पर जो है बरसात की जो है 150 से अधिक होनी चाहिए, यानी रेनफॉल जो है अधिक होनी चाहिए और साथ में जो जलवायु गर्म भी होनी चाहिए। तो ये काफ़ी आदर्श क्षेत्र है और ये पहाड़ी क्षेत्र में ही ऐसे आदर्श जो है मिल सकते हैं। ढलानों में आच्छादित मिट्टी यदि दोमट तथा अच्छी जो है अपवहन वाली हो तो चाय के पौधों के फसल के लिए जो है आदर्श एवं उत्कृष्ट क्षेत्र माने जा सकते हैं। तो देखा जाए तो मिट्टी के रूप में देखें तो ये दोमट और जो अच्छी अपवहन वाली मिट्टी में चाय के पौधे जो है काफ़ी अच्छे आदर्श होते हैं। चाय के पौधों के जो उगाही वाले अधिकांश क्षेत्र जो है असम क्षेत्र के सुरमा और ब्रह्मपुत्र की घाटियों में, पहाड़ी ढलानों में तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों के दार्जिलिंग एवं जलपाईगुड़ी जिलों में आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर हम बात करें यहाँ पर सुरमा और जो ब्रह्मपुत्र की घाटी में, तो ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जो है काफ़ी अमाउंट में चाय की खेती की जाती है। अगर हम पश्चिमी बंगाल और दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की बात करें तो ये भी जो है चाय उत्पादन के सबसे आदर्श क्षेत्र के रूप में जानते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे और जलपाईगुड़ी के बारे में तो आपको पता ही है। तो इन क्षेत्रों में चाय के जो है अधिक उत्पादन की जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी है। अन्य प्रमुख क्षेत्र का अगर जैसे देखा जाए, जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्र दक्षिण भारत के जो है अन्नामालाई तथा नीलगिरी के पहाड़ी ढलानों में सीमित है। इसी प्रकार उत्तराखंड और राज्य के जो है कुमायूं की पहाड़ी ढलानों में तथा हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा और घाट के पहाड़ी ढलानों में सीमित क्षेत्र में चाय के पौधे की खेती की जाती है। तो देखा जाए तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड राज्य के कुमायूं के पहाड़ी ढलानों में तथा हिमाचल प्रदेश राज्य जो है कांगड़ा घाटी के पहाड़ी ढलानों में सीमित क्षेत्रों में चाय के पौधे की खेती की जाती है। भारत में जो है 1999 के दौरान 8.5 लाख टन चाय उत्पादन हुआ था, यानी 8.5 लाख टन जो उत्पादन हुआ था और चाय उत्पादन एवं उसके निर्यात की प्राप्ति आमदनी जो है था वर्ष 2000 से 2001 में करीब 2000 करोड़ रुपया थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर चाय के अंतर्गत जो है पैसे की कमाई। यद्यपि स्थानीय खपत की मांग भी बहुत ज़्यादा बनी रही है, तो भारत में खुद भी इसका उत्पादन जो है कंज्यूम करने की क्षमता अधिक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में जो काफ़ी महत्वपूर्ण मैप यहाँ आया है, आप देख सकते हो कि ये दार्जिलिंग के साइड ही आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
और असम के साइड ही जो है ये चाय उत्पादन क्षेत्र दिख रहे हैं। तो देखा जाए तो प्रमुख क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है और इक्का दुक्का आता भी है तो उत्तराखंड की साइड ही आता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर चाय के प्रमुख क्षेत्र के रूप में आ जाए तो आप जो है आंध्र प्रदेश की साइड आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है पानी बरसात रेन भी अधिक होती है और ये आदर्श होता है चाय के फसल के लिए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ में गर्मी भी अच्छी रहती है, ह्यूमिडिटी अच्छी रहती है, तो ये फसल के लिए आदर्श क्षेत्र होता है जो कि आपके जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको नोट आपको कर लेना चाहिए क्योंकि एग्जाम व्यू से चाय का जो है विस्तृत वर्णन आता है एग्जाम में और देखा भी गया है। चाय फसल के अंतर्गत हर एक जानकारी आपके पास होना बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, जो कि यहाँ पर बेखूबी बताई गई है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष कपास। देखिए कपास कहते हैं विश्व में भारत कपास उत्पादन में अग्रणी देश माना जाता है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक जो है भारत में इसकी उत्पादन होती है। दुसूती वस्त्र उद्योग में कपास के पौधे से जो है प्राप्त रेशे कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं और इसी प्रकार कपास के पौधों से प्राप्त किए जाने वाले बीजों से जो तेल निकलता है वह तेल वनस्पति घी तेल के उद्योगों में प्रयुक्त होता है। कपास के बीज या बिनौले को जो है पशु आहार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कपास की अच्छी उपज के लिए जो है मध्य वर्षा यानी करीब 75 सेंटीमीटर चाहिए और इसलिए कम जो 150 दिनों के लगातार जो है खुला मौसम होना चाहिए, तभी जो है पौधों में अच्छे और सघन फूल उगते हैं तथा वे पककर जो है प्रफुल्लित रेशे बीज के जो बल बनते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो भारत में कपास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है, और इसे कच्चे माल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका आदर्श अगर देखा जाए तो वर्षा जो होती है 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कहते हैं 150 दिन लगातार खुला मौसम होना चाहिए, तभी जो जाके इसके पौधे के फूल जो हैं अच्छे बनते हैं और इससे कपास भी अच्छे निकलते हैं। ये आप जनरली देखे भी होंगे। देखा जाए तो ये भी महत्वपूर्ण है कि काली चिकनी मिट्टी जो पानी का उत्तम अववहन कर सके दक्कन के पठारी क्षेत्र में बहुलता से उपलब्ध है। देखिए इसके लिए काली चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है जहाँ पर ये उत्तम जो है कपास उत्पन्न की जाती है। कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ अच्छा माना जाता है। भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में जलोढ़ मिट्टी में भी यह उगाया जाता है और इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में विश्व के सकल कपास उत्पादन का 8% उत्पादन होता है। कहते हैं पूरे विश्व में कपास उत्पादक देशों में प्रमुख अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत का चौथा स्थान है। यानी देखा जाए तो कपास के उत्पादन में भारत का जो है चौथा स्थान है और पहला स्थान पे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, उसके बाद दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पे रूस है, यानी भारत का चौथा स्थान इसमें आया। भारत कपास की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए सूती कपड़ा उद्योग के लिए आवश्यक जो है लंबे रेशे वाली कपास बाहर से आयात होते हैं। तो आप समझ सकते हो जो भारत में कपास की जो उगाए जाते हैं उसकी अच्छी गुणवत्ता नहीं होती है और इसलिए जो है कपास को बाहर राज्य से मंगवाया जाता है, बाहर देश से मंगवाया जाता है। वैसे अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की पैदावार पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में ही होता है, ये भी कोई दो राय नहीं है कि इसका जो है अच्छा गुणवत्ता वाले जो है कपास का उत्पादन पंजाब और हरियाणा राज्य रहा है। और भारत में कपास की खेती में अग्रणीय जो है राज्य महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम जो है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। तो चलिए इसी बात को जो है मैप पे भी देखने की कोशिश करें और एनालाइज करें कि जो है कपास जो है कृषि कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में और किस कंडीशन में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत जो है कपास उत्पादन क्षेत्र के रूप में आप देख सकता है कि कपास पर मुख्य क्षेत्र। देखिए कपास मुख्य क्षेत्र जो है आपको पंजाब भी दिख रहा होगा, हरियाणा का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए तो राजस्थान भी आ रहा है और गुजरात भी, महाराष्ट्र भी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ तक कि केरल के क्षेत्र भी कुछ क्षेत्र को इसमें ले लिया गया है। तो कपास के प्रमुख क्षेत्र इसी के रूप में है, लेकिन पंजाब हरियाणा में जो है उच्च गुणवत्ता वाले कपास का जो है उत्पादन होता है, जो कि इस मैप में भी दर्शाया गया है। आप देख सकते हो कि पंजाब और हरियाणा भी कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है और ये मैप जो है एग्जाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसके क्षेत्र जो है दिमाग में रख सकते हो और इसको जो है एग्जाम व्यू की तैयारी में लग सकते हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है हर एक कंपटीशन के लिए कि किसी भी कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कपास का जो है विश्व में कितने नंबर पर स्थान है। तो आप समझ गए होंगे चौथे नंबर पर जो है
इंडिया का स्थान कपास उत्पादन में आता है। लेकिन यहाँ की जो कपास है अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं होते हैं, इसलिए हमें बाहरी देश से मंगवाया जाता है। अगर भारत में अच्छे गुण वाले होते भी हैं तो पंजाब और हरियाणा में ही होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैप था जिसको बारे में हमने चर्चा किया। आगे देखते हैं क्या है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गन्ना। देखिए, गन्ना भारत के जो है देशज फसल है और भारत में गन्ना उत्पादन का क्षेत्र जो है विश्व में सब देशों से अधिक है। गन्ने की फसल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए। यद्यपि पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो सिंचाई के साधन जरूर होनी चाहिए। तो ये गन्ना के लिए जो है महत्वपूर्ण है कि गन्ना की फसल जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु में होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं उपजाऊ जो होता है ये मैक्सिमम दोमट एवं काली चिकनी मिट्टी दोनों ही गन्ना के पैदावार के लिए उपयुक्त होती है। यानी ये दोमट मिट्टी में भी और काली मिट्टी में भी जो है गन्ना का अच्छा उत्पादन हो सकता है। गन्ने की खेती दो प्रमुख पट्टियों में होती है। एक तो होता है उत्तर मैदानी क्षेत्र में जिसका विस्तार जो है पश्चिम में पंजाब राज्य से पूर्व में बिहार राज्य तक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा भाग जो है भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र से गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते गन्ने के जो है सकल जो है बोया क्षेत्र का 60% से अधिक भाग भारत के उत्तरी मैदान भाग में है, परंतु प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन दक्षिण भारत के क्षेत्र में उत्तरी मैदानी क्षेत्र में अधिक होते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है गन्ना के अंतर्गत ये क्वेश्चन। गन्ना उत्पादन के जो अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। कहते हैं वर्ष जो है 2000 से 2001 में करीब जो है 300 लाख टन गन्ने का उत्पादन भारत में हुआ, जो उस वर्ष पूरे विश्व में सर्वाधिक था। भारत में कई प्रयास किए जा रहे हैं जिससे गन्ना के उत्पादक में जो है वृद्धि हो सके। इस दिशा में संकरणीय गन्ने की कई किस्म को जो है विकसित किया गया है जिनकी उत्पादकता सामान्य गन्ने किस्मों से बहुत ज़्यादा है। कहते गन्ना अनुसंधान संस्था कोटवाटूर जो है तमिलनाडु इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्यरत है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है गन्ना के उत्पादन के लिए। अब इसी बात को अगर हम देखें मैप के अंतर्गत तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए यहाँ पर मैप भी दर्शाया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। गन्ना के प्रमुख क्षेत्र कहते हैं एग्जाम व्यू से क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, तो इसको जो है अच्छे से जो है मैप को भी आपको समझना जरूरी रखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि गन्ना के जो है प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जो है देखा जाए तो पंजाब से शुरू होकर जो है बिहार के कुछ क्षेत्र तक भी आते हैं और मध्य प्रदेश के भी क्षेत्र थोड़े से आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश तो आ ही रहा है। उत्तर प्रदेश मैक्सिमम हर एक क्षेत्र में जो है गन्ना होती है, जो कि मैप्स में ही पता लग रहा है। साथ में महाराष्ट्र के क्षेत्र भी नज़र आ रहा है और गुजरात के क्षेत्र भी इसमें आता है। तो ये गन्ना के उत्पादन के आदर्श क्षेत्र हैं जो कि काफ़ी आपके जो है मैप में दिया गया है और ये एग्जाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है गन्ना, कि गन्ना के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है और ये महत्वपूर्ण भी रहता है। तो इसको मैप को भी आपको अच्छे से स्टडी करने की आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम व्यू और प्लस जो है MCQ के रिगार्डिंग अगर कोई बच्चे कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये मैप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है। आगे जो हमारे समक्ष है मसाले। देखिए मसाले जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं मसाले जो है भारत के जो है खान पीन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और भारत से जो है मसाले का जो है दूसरे देशों में भी भेजा जाता है और मसाले के कारण ही भारत जो है गुलामी के जंजीर में जो है 250 साल जो व्यतीत किया था मसालों के कारण ही हुआ था। तो मसाले आपको पता ही है, खाने में जायका लाने के लिए मसालों का जो है बखूबी प्रयोग किया जाता है और ये मसाले का जो उत्पादन के रूप में भारत का जो है प्रमुख स्थान है। कहते हैं भारत में अनेक प्रकार के मसालों का उत्पादन होता है जिसमें काली मिर्च हो, इलायची हो, मिर्च हो, हल्दी, अदरक, लौंग इत्यादि शामिल होते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय मसाले अपनी उम्दा किस्मों के और गुणवत्ता के कारण पूरे विश्व में विख्यात है तथा उनकी मांगें पूरे विश्व में है। बागवानी फसलों में मसालों का महत्वपूर्ण स्थान है और भारतवर्ष के मसालों का हर घर कहा जाता है, यानी मसालों का घर कहना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत को जो है मसालों का घर भी कहा जाता है पूरे विश्व में। और कहते हैं पूरे विश्व में जो है मसाले का सबसे अच्छा उत्पादक देश और गुणवत्ता वाले मसालों का उत्पादन भारत के द्वारा ही की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो है हमारा पहला इसके अंतर्गत है मिर्च। कहते हैं मिर्च मसालों में बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। सभी प्रकार के मसालों के कुल उत्पादन में मिर्च का उत्पादन लगभग 1/3 या कहे तो 34% के बराबर आता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्य मिर्च उत्पादन में अग्रणीय है
और मिर्च जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्पाइसी के रूप में देखा जाता है। मिर्च के बाद मसालों के अंदर हल्दी की फसल महत्वपूर्ण आती है, यानी मिर्च के बाद हल्दी का बहुत ही काफ़ी अपना स्थान है। मसालों के कुल उत्पादन में हल्दी के उत्पादन का हिस्सा जो है 21.6% है। हल्दी की जो है फसल उगाने वाले राज्य जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा बिहार महत्वपूर्ण है। और आपको पता है हल्दी एक टर्मरिक होती है जो कई चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसको जो है काफ़ी उत्पादन की जाती है। मसाला उत्पादन करने वाले राज्य के बीच केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ बड़े पैमाने पर मसाले जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, अदरक का उत्पादन किया जाता है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। केरल राज्य में जो है सबसे अधिक जो है लौंग, इलायची, काली मिर्च, अदरक का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार राज्यों के नंबर आता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो है मिर्च हो, चाहे आपकी काली मिर्च हो या हल्दी हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिखाया गया है कि उत्पादन का उपज, देखिए उत्पादन जो था 51 से लेकर 2001 के बीच कैसे हुआ, तो इसके बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक बताई गई है। अगर हम चाय, कपास, चावल, गेहूं, गन्ना की बात करें तो क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर के अंतर्गत अगर देखें 1950 से 51 में और 2000 से 2001 में, तो काफ़ी अंतर आपको दिख रहा है। जहाँ चाय के 3.1 था वही बढ़ के जो है 4.4 हो गया। कपास 56.59 था तो यहाँ 86.0 हो गया। चावल जो है 388 थी तो जहाँ 444, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बढ़ता हुआ ग्राफ है। अगर हम पैदावार के रूप में देखें तो पैदावार जो है 50 से 51 और 2001 के बीच में काफ़ी आपको जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में जो है हरित क्रांति ने जो है काफ़ी हद तक फसलों के उत्पादन में वृद्धि किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और उत्पादन में वृद्धि होना कहते देश के लिए ज़रूरी था, क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है उनके लिए भोजन उपलब्ध कराना संभव तभी हो पाएगा। उसके पश्चात आता है फल। देखिए फल जो है विश्व में कुल फल उत्पादन का 10% उत्पादन भारत में ही होता है। तो विश्व में कुल फल उत्पादन का 10% उत्पादन भारत में होता है। और विश्व में आम, केले, चीकू एवं विभिन्न प्रकार के नींबू के उत्पादन में भारत एक अग्रणीय देश है। फलों की बहुत सारी किस्म भारत में उगाई जाती है। आम, केला, नारंगी, संतरे, मौसमी, अनानास, पपीते, अमरूद, चीकू, सेब, कटहल, लीची, अंगूर जैसे फल जो है उष्णकटिबंधीय एवं उष्णदेशीय जलवायु में उगाने वाले होते हैं। और सेब, नाशपाती, बैर, खुबानी, सहतूलू, बादाम, अखरोट इत्यादि फल जो है शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों के हैं, जो देश में प्रायः पहाड़ी भूभाग में उगाए जाते हैं। इसी प्रकार शुष्क भागों में उगाए जाने वाले फल जो है आंवला, बैर, अनार, अंजीर इत्यादि। तो कहते हैं फल भी देखा जाए तो विश्व में कुल फल उत्पादन का 10% उत्पादन भारत में होता है। कहते हैं है तो बहुत ही कम प्रतिशत, लेकिन फिर भी जो है पर्याप्त है। और बाकी जो है दूसरे देशों में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन विश्व में आम, केले, चीकू और विभिन्न प्रकार के नींबू के उत्पादन भारत ही एक अग्रणीय देश है जहाँ पर इन चीज़ों का उत्पादन बखूबी होती है। फलों के विविध फसलों में आम की जो है फसल सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आपको पता है कि आम की फसलें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है विश्व स्तर पर। फलों को जो है कुल बोए जाने वाले क्षेत्र का करीब जो है 39% क्षेत्र में आम उगाए जाते हैं, जिसमें फलों के कुल उत्पादन का 23% आम का ही होता है। तो आम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व में जो है आम का इतने मांग है कि इसको जो है किसान बहुत खूबी जो है इस फसल को लगाते हैं। उसके पश्चात आता है सब्जियां। देखिए सब्जियां जो है विश्व में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला देश है। तो आप समझ सकते हो सब्जी जो है चीन के बाद भारत का ही दूसरा स्थान है सब्जी उत्पादन वाले देशों के अंतर्गत। विश्व में कुल सब्जी उत्पादन का जो है 15% उत्पादन भारतवर्ष में ही होता है। और भारत का जो है फूल गोभी उत्पादन में विश्व स्तर पर पहला स्थान है, यानी फूल गोभी के उत्पादन में जो है भारत पहला स्थान पे आता है। और प्याज उत्पादन में इसका दूसरा स्थान है। पत्ता गोभी में इसका तीसरा स्थान है। इसके अलावा दूसरा अन्य सब्जी जो प्रमुख रूप से उगाई जाती है वह है आलू, मटर, टमाटर आदि। भारत में 50 से अधिक किस्म की सब्जियां उगाई जाती है। तो भारत में जो है सब्जियों की काफ़ी किस्में देखने को मिल जाती है। उसके पश्चात है फूलों की खेती। फूलों की खेती भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। वैश्वीकरण के उत्तरार्ध समय में जब बहुत से जो है व्यापारिक प्रतिबंध हटा दिए गए थे, तो फलों का, सब्जियों का, एक फूलों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
विपणन बहुत ही लाभदायक हो गया था। फूलों के न्यास से जो है भारत बहुत सी विदेशी मुद्राएं कमा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि फूलों से जो है विदेशी मुद्रा कमाना। ठीक है, फूलों में गुलाब का जो है फूल, जूही, चमेली, गुलमोहर, गुलदाउदी इत्यादि जो है फूलों की खेती का उत्पादन बड़े पैमानों पर होता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र राज्य में काफ़ी बड़ी मात्रा में एक विस्तृत क्षेत्रों में फलों की खेती होती है। इसके अलावा उत्तराखंड, असम, दिल्ली तथा त्रिपुरा में भी फ्लोरिकल्चर काफ़ी लोकप्रिय है। यानी फ्लोरिकल्चर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण लोकप्रिय व्यापारी विकल्प बन गया है, क्योंकि फूलों में जो है काफ़ी पैसे हैं और फूल जो है हर जगह यूज़ होता है। इसलिए देखा जाए तो आज जो है विश्व स्तर पर जो है भारत में फूलों के उत्पादन की जाती है और इससे काफ़ी जो है अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। इवन कि जो किसान लगाते हैं उनके भी जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है। देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है भारत के जलवायु आधारित कृषि प्रदेश, तो ये बात जानना आपके लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि भारत की जलवायु जो आधारित जो है कृषि प्रदेश कैसी है और इसकी क्या विशेषता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनने वाला है। कहते हैं भारत में जो है असामान्य एवं विविधतापूर्ण जलवायु आधारित कृषि प्रदेश है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत में असामान्य एवं विविधतापूर्ण जलवायु आधारित कृषि प्रदेश है। कहते हैं भारत में कृषि प्रदेश इतने अलग अलग डिफरेंट है, क्षेत्रफल कम होते हुए भी भारत में जो है इतनी विविधताएं पाई जाती है। यहाँ लगभग सभी प्रकार की जलवायु वाली जो स्थितियाँ विद्यमान हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है भारत को, जिनमें हर प्रकार की कृषि उपज किसी न किसी प्रदेश में प्राप्त किए जा सकती हैं। कई प्रयासों के बाद भारत को जो है विभिन्न कृषि क्षेत्र में जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर बांटा गया है, जो कि नीचे हम देखेंगे भी और समझेंगे भी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी भारत की जलवायु आधारित कृषि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं वर्ष जो 1989 में भारत के योजना आयोग ने भारत को 15 जलवायु आधारित कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था और ये 15 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं ये 15 को क्या खासियत है। पहला आता है उत्तर पश्चिमी हिमालय प्रदेश, दूसरा आता है उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश और तीसरा नंबर पे आता है निचला गंगा का मैदान। ठीक है, आगे है मध्य गंगा का मैदान, उसके बाद है पाँचवा ऊपरी गंगा का मैदान, छठवां है पार गंगा का मैदान जो पंजाब मैदान के अंतर्गत आता है, उसके बाद है पूर्वी पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश। तो यहाँ पर जो है 7 दिखाए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ है। उसके पश्चात आता है मध्य पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश, पश्चिमी पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश, दक्षिण पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश, कहते हैं पूर्वी तटवर्तीय मैदानी एवं पहाड़ी प्रदेश, पश्चिमी तटवर्तीय जो मैदान एवं पहाड़ी प्रदेश आते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर दर्शाए गए हैं। आगे और भी है, देखते हो कौन से हैं। आगे आप देख सकते हो कि गुजरात के मैदानी एवं पहाड़ी प्रदेश भी इसी के अंतर्गत आता है और पश्चिमी शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश, द्वीप समूह, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये बात को मैप में भी समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि भारत कृषि जलवायु प्रदेश किस प्रकार है। तो देखिए प्रदेश को हम जो है मैप में समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत कृषि जलवायु प्रदेश यहाँ दर्शाया गया है मैप के अंतर्गत और इसके जो है नंबरिंग की गई है 1 से लेके जो है 15 तक नंबरिंग की गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस नंबर से आप ये ज्ञात कर सकते हो कि किस राज्य में किस प्रकार की जलवायु होती है। ठीक है, और इस जलवायु के अंतर्गत जो है कृषि की जा सकती है, इसमें घूमा जा सकता है। तो ये काफ़ी जो यहाँ जलवायु प्रदेश दर्शाई गई है, पैटर्न दर्शाई गई है, कई मानने में हेल्पफुल है हर एक कार्य के लिए। तो यहाँ पर जो है 15 राज्यों के दिखाया गया है और सबके जो है विषय में विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश किया गया कि इस प्रदेश में जो है किस प्रकार की जलवायु रहेगी और इसमें क्या विशेषताएँ हैं। तो ये मैप जो है कहते हैं समझाने के लिए पर्याप्त है कि इसमें सारी बात दर्शाई गई है। आगे देखते हैं यहाँ टॉपिक हमारा क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है फसल प्रतिरूप। देखिए फसल प्रतिरूप होती क्या है जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखा जाए किसी प्रदेश या राज्य या देश में कृषि योग्य भूमि जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें किसी खास समय में बोई जाती है, तो इसे फसल प्रतिरूप कहते हैं। यानी किसी भी प्रदेश या राज्य में जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें किसी खास समय में बोई जाती है, इसे हम फसल प्रतिरूप कहते हैं। किसी एक प्रदेश में अपनाई जाने वाली फसल प्रतिरूप उस प्रदेश में वर्षों से चली आ रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी एक प्रदेश में अपनाई जाने वाली फसल प्रतिरूप जो है उस प्रदेश में वर्षों से चली आ रही है। और कहते हैं खेती करने की जो है परिपाटी सामाजिक रिवाज, परंपराएं और भौतिक परिस्थितियों या ऐतिहासिक कारकों के प्रतिफल होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए जो चीज़ सदियों से चली आ रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है
और जो सदियों से चली आ रही है उसमें आपको पारिपट्टी, सामाजिक रिवाज, परंपराएं, भौतिक परिस्थितियाँ एवं ऐतिहासिक कारकों के प्रतिफल ही होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते देखा जाए तो परिवर्तित फसल प्रतिरूप की विशेषता क्या होगी। भारत का बदलता फसल प्रतिरूप इस प्रकार से है। कहते हैं सबसे पहले तो हम खदान फसलों की अखाद्यान्न फसलों पर प्रधानता देखेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि खदान फसलों और अखाद्यान्न फसलों पर क्या प्रधानता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल बोए जाने वाले क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्रों में केवल खाद्यान्न फसल ही उगाई जाती थी। यानी कि स्वतंत्रता से पहले की बात है, 75% जो थी खाद्यान्न फसलें ही उगाई जाती थी। और इसके पश्चात प्राय भारतीय कृषि में जो है वर्गीकरण सुविधाएं होते ही किसानों का जो है खाद्यान्न फसल की तरफ आकर्षित बढ़ता गया। अब सोचिएगा खाद्यान्न और अखाद्यान्न क्या होते हैं। खाद्यान्न जो खाने पीने वाले वस्तु के अंतर्गत आता है। अखाद्यान्न जो होते हैं ये खाने पीने के लिए नहीं होते हैं। जैसे आपको पता है जो कहते हैं पैटर्न जो नील खेती की जाती थी, चाहे आप जो है कॉटन करो, तो ये सब काफ़ी जो है अखाद्यान्न फसलें ही होती है। और खाद्यान्न फसलें जो होता है गेहूँ, चावल जो है मक्का, ये सब जो होते हैं खाने के लिए यूज़ होता था। तो पहले तो खाद्यान्न फसलें ही की जाती थी, लेकिन बाद में जब रुझान बढ़ी, विश्व में जो है व्यापार बढ़ी, तो अखाद्यान्न फसलें भी जो है यहाँ पर काफ़ी बोए जाने लग गई और इसकी दिन प्रतिदिन जो है संख्या बढ़ती चली जा रही है। कहते हैं अब खाद्यान्न फसलों का क्षेत्र जो सकल फसलों की बुआई क्षेत्र का जो है 1950 से 51 में 76.4% हुआ करता था, घटकर जो है 1919 में और 2000 में जो है 65.8% हो गई। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यह दर्शाया गया है कि 1950-51 में काफ़ी अधिक प्रतिशत थी, लेकिन आज घट के जो है बहुत ही कम हो गई है। ये रुझानी भारतीय कृषि में जो है वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है कि ये जो है वर्गीकृतकरण के जो है यहाँ पर काफ़ी समझ दिलाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। उसके पश्चात आता है फसलों की किस्में। देखिए फसलों की किस्में भी काफ़ी यहाँ पर महत्व रखता है। प्राय सभी प्रकार की फसलें भारत में उगाई जा सकती है क्योंकि देश में विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सभी प्रकार की फसलें भारत में उगाई जा सकती है और क्योंकि देश में विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। भारत में कृषि फसलों के विभिन्न प्रकारों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी देखा जाए तो इसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहले खाद्यान्न फसलें थे, उसके बाद रेशेदार फसलें हुए, उसके बाद तिलहन हुआ, फिर औषधि गुण वाले फसल हुए, फिर मसाले हुए। तो इसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। खाद्यान्न फसलें, रेशेदार फसल, तिलहन, औषधि गुण वाले फसल और मसाले। खाद्यान्न फसलों को भी 2 भागों में जैसे अनाज और दलहन में बांटा गया है। यानी खाद्यान्न को 2 में अनाज और दलहन के रूप में बांटा गया है। अनाज में चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार और मक्का इत्यादि आते हैं और भोजन में दालें तथा तिलहन भी प्रयुक्त होते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है। वर्तमान में जो है अनाज का स्थान तिलहन की फसल लेने की प्रवृत्ति किसानों में ज़्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि खाद्य तेलों के आयात पर बहुत सी विदेशी मुद्रा विनिमय में खर्च करनी पड़ती है। किसानों की जो है अभिरुचि को औषधि गुण वाले पौधे, फल, फूल तथा साग सब्जी के उत्पादन की तरफ जागृत करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में बहुत सी बातें जो है सरकार लेके चल रही है। खाद्यान्न फसलों में जो है अनाजों की प्रधानता काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर। खाद्यान्न फसलों में अनाजों की प्रधानता, इस फसलों के समूह में कई प्रकार की फसलें आते हैं, परंतु जो है इसके बीच अनाज जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा की खेती को जो है प्राथमिकता एवं प्रधानता दी जाती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कुल खाद्यान्न फसलों के जो 82% क्षेत्रों में केवल अनाज ही बोए जाते हैं क्योंकि इससे जो है अच्छी रकम मिलती है तथा उत्पादन में जोखिम भी कम रहता है और उन्नत बीज भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है कि इस फसलों के समूह में कई प्रकार के फसलें आती है, परंतु इसके बीज काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रखता है। गेहूँ, मक्का, बाजरा खेती प्राथमिक और प्रधानता भी दी जाती है और 82% क्षेत्र में केवल अनाज ही बोए जाते हैं, जो कि और भी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है। उसके पश्चात आता है मोटे अनाज की खेती में गिरावट। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोटे अनाज की खेतों में गिरावट, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, कोदो, अवाई इत्यादि जो है मोटे अनाज या कुछ घटिया किस्म के अनाज कहलाते हैं। अनाज के कुल बोए गए क्षेत्र के जो है 48% क्षेत्र में पहले ही जो 1950 से 51 मोटे अनाज बोए जाते थे, जो अब घटकर 2001 में केवल 27% तक ही हो गया है। और इस गिरावट के प्रमुख कारणों में प्रमुख कारण अनाज की अच्छे किस्म की उपज के लिए सिंचाई सुविधा का जो है प्रसार होना,
तो आप समझ सकते हो कि 2001 में जो है सिंचाई सुविधाओं की जो बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण अनाज में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मोटे अनाजों की खेती में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन जो कहते हैं विदेशों में सप्लाई होने वाले अनाज सब होते हैं उनकी काफ़ी में बढ़ोतरी हुई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है खरीफ फसलों का घटता महत्व। यानी खरीफ फसलों के घटता महत्व भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि भारत में 3 मुख्य फसल ऋतु है। यानी भारत में 3 प्रमुख फसल ऋतु है, खरीफ, रबी, जायद। कहते हैं खरीफ जो है ऋतु फसल है, वर्षा ऋतु से मेल खाती है, तथा रबी फसल जो है शीत ऋतु से मेल खाती है। तो आप समझ गए होंगे कि खरीफ की फसल जो है वर्षा ऋतु में बोई जाती है और इसमें धान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रबी की फसल जो है शीत ऋतु में बोई जाती है, जिसमें जो है कनक को ध्यान दिया गया है, कनक यानी गेहूँ। रबी फसल के काटने के पश्चात तथा खरीफ फसल बोने के बीच का जो अल्पकालीन समय होता है उसे ही हम जायद ऋतु कहते हैं। तो जायद ऋतु के जो है अंतर्गत आप देख सकते हो कि मार्च, अप्रैल, मई जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है जायद फसल के लिए, जिसमें ककड़ी, कीड़े उड़े निकलते हैं। आप तो इस बात से अवगत ही होंगे। कुछ समय पहले तक जो है भारत में सकल फसल उत्पादन में खरीफ फसलों का योगदान सबसे अधिक हुआ करता था, परंतु अब जो है खरीफ फसलों का योगदान घट रहा है और यह 1970 के दशक में जो है 71 था, जो 2003 से 4 में घटकर जो है 39 हो गया है। तो 49 हो जाना काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है, क्योंकि 71% थी, अब जो है बढ़ते हुए समय में जो 49% हो गई है। तो ये काफ़ी जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर। भारत में हरित क्रांति के पश्चात कृषि पद्धतियों में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन देखने को मिला है। यानी भारत में हरित क्रांति के पश्चात कृषि पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। ठीक है, परिवर्तन महत्वपूर्ण इसलिए भी आया क्योंकि अब भारतीय कृषि में रबी फसल के उत्पादन में विद्यमान अनेक अनिश्चितताओं का जो है जोखिम में कमी आई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अनेक जो अनिश्चितताओं में जोखिम में कमी आई है। जहाँ तक फसल विश्वसनीयता का प्रश्न है, रबी फसल की जो विश्वसनीयता खरीफ फसलों से ज़्यादा होती है। खरीफ की फसलें जो है अधिकांश भागों में वर्षा आधारित होती है। यानी खरीफ की फसलें देखा जाए तो वर्षा आधारित होती है। भारत में मानसूनी वर्षा कभी भी जो है विश्वयानी नहीं रहती है। रबी फसलें भारत के अधिकांश भागों में सिंचाई सुविधाओं पर आश्रित रहती है। तो रबी की फसलें जो है अधिकांश भागों में सिंचाई के पे ही आश्रित होती है, क्योंकि रबी की फसलें जो बोई जाती है उस समय जो है बरसात की पैटर्न नहीं रहती है, इसलिए सिंचाई पे ही ये निर्भर रहता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो जलवायु, वर्षा, तापक्रम, आर्द्र मृदा, खेत और आकार, उर्वरक और उपलब्धता, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई साधन और विपणन मूल्य के प्रेरणा इत्यादि कारक है जो किसी भी स्थान या समय विश्व में फसल प्रतिरूप को प्रभावित करती है। यानी फसल प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में आप जलवायु, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मृदा, खेतों का आकार, उर्वरकों की उपलब्धता, उन्नत किस्म की बीज, सिंचाई साधन और विषमता मूल्य के प्रेरणा इत्यादि कारक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कृषि विकास के मुद्दे। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि कृषि विकास में मुद्दे कौन कौन से हैं। तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, कृषि विकास के मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। कहते हैं राष्ट्र में कृषि का योगदान जो है 26% है। यानी कृषि में अगर योगदान देखे राष्ट्रीय आय में तो 26% है, परंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि देश की 65-70% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 65 से 70% कम नहीं होता है जो कि आजीविका के लिए निर्भर होते हैं। भारत में प्रमुख फसलों की प्रति हेक्टेयर पैदावार जो है अपेक्षाकृत कम है और कुछ फसलों की पैदावार तो अन्य देशों की तुलना में 1/4 से लेकर 1/5 भाग तक है। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इसके स्पष्ट कारण यह है कि परंपरागत तथा प्राचीन कृषि पद्धति खेतों को छोटा आकार और छोटी तथा वितरण में बिखराव के साथ जो है कम लागत में कृषि कार्य का संपादन और कृषि में फसलों की उत्पादन हेतु आवश्यक निवेश की वस्तु कम मात्रा में मिलना, कृषकों का कमजोर स्वास्थ्य तथा उनसे शिक्षा की कमी, कृषि उत्पादन का उद्योग को के साथ कम जोड़ तालमेल बैठाया गया है। और देखा जाए तो कृषि कार्य के संपादन में साधन और सुविधाओं की कमजोरी जो है स्थिति होती है और सीमित जो है कृषि योग्य जमीन के साथ साथ लगातार जो है बढ़ती जनसंख्या के दबाव में फसलों की
उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करना भी एकमात्र विकल्प रह जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज भी कृषि क्षेत्र एकमात्र संपूर्ण संभावनाओं से युक्त क्षेत्र है, जिसके विकास से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है व्यापक रूप से मौजूद गरीबी एवं भुखमरी की समस्या का निदान निहित है। भारत में कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख मुद्दे जो यहाँ पर दिया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा तो यही सामने आता है कि फार्म लागत का प्रयोग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसके अंतर्गत कृषि उपज में वृद्धि हेतु उन्नत बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं इत्यादि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिक उत्पादकता वाले बीज और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से कृषि भूमि में फसलों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। खासकर हरित क्रांति के अभियान में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य के क्षेत्रों में जो है साधन सुविधाओं की तत्कालिक आपूर्ति से कृषि उत्पादन प्रशंसनीय रहा है और इस राज्यों के अतिरिक्त जो है राष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में भी आजकल आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु रासायनिक उर्वरक के उपयोग की मात्रा राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। सिंचाई साधन में वृद्धि होने के बावजूद देश में केवल 50% कृषि योग्य भूमि की सिंचाई करने की क्षमता हो सकी है। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी जो है इतने वृद्धि होने के पश्चात भी, इतने उन्नति होने के पश्चात भी कृषि के जो है सिर्फ 50% ही जो है कृषि सिंचाई योग्य बन सकी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि देश में सर्वथा समान तथा प्रभावी रूप से खेतों में इन सुविधाओं का मुहैया कराया जाए ताकि प्रादेशिक असमानताओं को कम किया जा सके। रासायनिक खाद के उपयोग में असंतुलन भी एक कारण बन सकता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा जो खाद के द्वारा पौधों को उनकी जो आवश्यकता अनुसार मिलनी चाहिए, जिससे न केवल पौधों में जो प्रत्याशी वृद्धि होगी बल्कि मिट्टी की उर्वरकता में भी सुधार होगा। इसकी यह जो है मात्रा भारत के अधिकांश कृषक उपयोग में नहीं ला पाते हैं और जिसके कारण समस्या बढ़ रही है। देखा यह जा रहा है कि नाइट्रोजन खाद की अधिक मात्रा का उपयोग भारतीय कृषक करते हैं, जिससे न केवल फसल उत्पादन में दुष्प्रभाव आया है बल्कि खेतों की मिट्टी की उर्वरकता भी नष्ट होती चली जा रही है। तो कहते हैं किसानों ने अपने पैर पे स्वयं ही कुल्हाड़ी मार लिया है नाइट्रोजन के यूज़ करके, और ये बहुत बड़ी आने वाला समय में जो है असंतुलन का कारण बन सकती है। देखा जाए तो छोटे आकार की भूमि जोत ये भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दिया है भारत में जो है कृषि पद्धति के लिए। और भूमि जोत इन्हीं कारणों से होता है कि छोटा होने का कारण सबसे बड़ा बनता है कि परिवार का जो है विस्तृत होना। कहते परिवार में जितने बच्चे होते हैं उसके रिगार्डिंग जो है भूमि का जोत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या बनता है और इसकी वजह से जो है बहुत प्रॉब्लम आई है कृषि पद्धति के अंतर्गत। कहते हैं छोटे आकार की भूमि के अंदर देखा जाए तो देश में करीब जो है 89% जोत वाले भूमि का आकार 2 हेक्टेयर से कम है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 89% जोत वाले भूमि का आकार जो है 2 हेक्टेयर से भी कम है। ये बहुत बड़ी जो है संकट के ऊपर जो है इशारा कर रहा है और कृषि उपज का 70% भाग इन्हीं छोटे एवं बिखरे जोतों से आते हैं। अब देखिए 70% भाग जो है इन्हीं छोटे छोटे बिखरे हुए जोतों से प्राप्त होती है। जब तक इन छोटे जोते जिनके उपयोग जीवन निर्वाह के लिए होता था को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करने का उन्नत नहीं किया जाएगा, भारत में कृषि का सही अर्थों में विकास नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक छोटा जोत नहीं बंद होगा, आकार खेतों के नहीं बढ़ेगा, तब तक जो है अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकता है। संभावित प्रयासों में जोत का अधिक से अधिक समय सही तरीकों एवं सुविधाओं का उपलब्ध कराते हुए आधार या सामान्य शर्त एवं ब्याज दर पर कर्ज द्वारा पूंजी निवेश की सुविधाएं दिलाए जाए तो इन छोटी जोतों की जो उत्पादन क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ में सकल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। तो ये बहुत बड़ी दुष्कर्म कार्य है जो कि जरूरी है और जब तक ये छोटे जोत के आकार नहीं बढ़ेंगे, संभवतः है कि आने वाला समय में जो है बहुत कृषि को नुकसान उठाने वाला है। उसके पश्चात आता है फार्म यांत्रिक। देखिए फार्म यांत्रिक क्या है? कृषि के आधुनिकीकरण के लिए जो है विकसित कृषि यंत्रों, लोहे के हल, ट्रैक्टर, ट्रॉली, फसल काटने के यंत्र, हार्वेस्टर तथा खेतों में कतारों में गहराई करने वाले यंत्र, पानी की सिंचाई करने के पंप, नलकूप, दवा छिड़काव के उपकरण का प्रयोग जरूरी है और इन मशीनी उपकरणों का प्रसार एवं उपयोग दोनों न केवल आवश्यक बल्कि ये बहुत बड़ी चुनौती भी उत्पन्न करता है।
उत्पादकता बढ़ने के लिए कृषि उपकरण में कृषकों को विकास खंड और सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। खेतों में चकबंदी, देखिए खेतों में चकबंदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। छोटे तथा बिखरे हुए खेतों के कारण खेतों में उपयोगी मशीन द्वारा संचालित उपकरण को तथा खेती के आधुनिक प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन करने में बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि आपको पता है जितना छोटा ज़मीन होगा उतने छोटे ज़मीन पे जो है थ्रेशर का उपयोग करना या बड़े बड़े ट्रैक्टरों का यूज़ करना संभव नहीं रह जाता है, जिसके लिए कृषि उत्पादन में बहुत कमी आ जाती है। छोटे तथा बिखरे खेतों की चकबंदी करने से समस्या में कुछ हद तक कमी की जा सकती है। वैसे चकबंदी करना अपने आप में जो एक दुष्कर्म कार्य होता है और पहाड़ी राज्यों में अलावा जो है बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में भी अभी भी इसे कार्यान्वित करना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि खेतों की चकबंदी भी बहुत ज़रूरी बात आ जाती है यहाँ पर। उसके पश्चात आता है कृषि में विविधता लाना। देखिए ये भी ज़रूरी है कि कृषि में विविधता कैसे लाया जा सके। कृषि में विविधता से आशय है कि कृषि पर लगाए जाने वाले संसाधनों के निवेश में अधिकता लाना, अर्थात फसलों के स्थान पर डेयरी कृषि और संसाधनों का निवेश करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ऐसा विविधता लाने से न केवल आमदनी में वृद्धि होती है बल्कि रोजगार के अवसर उत्पन्न भी होते हैं तथा गरीबी उन्मूलन, उत्पादन में वृद्धि, खाद्य की सुरक्षा के साथ साथ निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है। यद्यपि पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि में विविधता लाने से कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है, तथापि देश के बहुत सारे क्षेत्रों में इन दिशा में अभी भी बहुत कुछ ध्यान देना बाकी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि विविधता लाने से कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। उसके पश्चात आता है कृषि और उद्योग के तालमेल। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कृषि और उद्योग के कैसे तालमेल बैठाया जाए। कृषि और उद्योग के बीच जो है तालमेल कृषि के अच्छे विकास के लिए होना आवश्यक है। इसे कृषि में जो है पूंजी निवेश तो बढ़ेगा ही साथ जो है कृषि उत्पादकता में भी काफ़ी वृद्धि होगी। इससे औद्योगिकरण भी बढ़ेगा, क्योंकि कृषि उत्पादन कच्चे माल का काम करेगा और औद्योगिकरण से अधिक रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। यद्यपि कृषि और उद्योग के बीच तालमेल काफ़ी अच्छे बने कि फिर भी इस दिशा में बहुत कुछ करना अभी बाकी है। ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि एवं कृषि उत्पाद आधारित औद्योगिक इकाइयों को हर संभव सहायता पहुंचाना भी जरूरी है। अब हमारे समक्ष जो आया है हरित क्रांति। देखिए हरित क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, तो इसको आसानी और सुचारू रूप से करना बहुत ज़रूरी है। देखिए हरित क्रांति अगर जनरली देखें तो देखा जाए तो इसका यही मतलब होता है कृषि उत्पादन में वृद्धि, लेकिन देखा जाए इसके बारे में विस्तार पर जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। हरित क्रांति की बात करें तो कहते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने से लेकर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के 8 साल यानी 1961 से 69 तक यानी जो है 69 तक भारतीय कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे, और इस अवधि में कृषि उत्पादन की नई रणनीतियों को जो है 1960 से 61 में एक प्रौद्योगिक एवं पथ प्रदर्शन योजना के आधार पर पंजाब को कुछ जिलों में क्रियान्वित किया गया और इस योजना के बाद में देश के अन्य जिलों में भी लागू किया गया। इस रणनीति के अंतर्गत जो है अधिक उत्पादन वाले उन्नत प्रकार के बीजों का उपयोग करना, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के साथ साथ पर्याप्त एवं सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था करना काफ़ी जरूरी था। उसके पश्चात देखा जाए तो हरित क्रांति के अंतर्गत इसके बाद अनिवार्य रूप से जो है कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना, उन्नत कृषि उपकरणों का उपयोग, इन सभी को जो है शामिल करने से कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है और कृषि उपज एक उत्पादन और दोनों के लिए जो है सरल एवं सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराना भी जरूरी हो जाता है। कहते हैं और इसके द्वारा जो है ऋण भी सरकार के द्वारा उपलब्ध किया जाता है। विपणन की सुविधाएं तथा कृषि उपज भंडारण सुविधाएं, खेत खलिहान में फसलों की सुरक्षा के उपाय उपलब्ध कराना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और अंत में कृषि उत्पादनों के लिए जो है सहायता मूल्य सुनिश्चित करना शामिल होता है। और इन सभी पहलुओं पर जो है समग्र एवं एकीकृत जो है ध्यान देकर जो प्रयास करने में भारत में कृषि हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है अनाज उत्पादन में उछाल तो आया ही है, साथ में देश में खाद्य पदार्थों की आत्मनिर्भर भी हो गया है। तो कहते हैं हरित क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण था जो भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। भारतीय किसानों को कृषि उत्पादन में इस प्रकार से प्राप्त उपलब्धियों को श्रृंखला को हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है और हरित क्रांति शब्द को सर्वप्रथम जो है 1968 में डॉक्टर विलियम्स गेट ने जो यूएसए के प्रयोग किया था उसने जो है इसका नाम हरित क्रांति का नाम दिया था।
हरित क्रांति एक सफल अभियान के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिद्ध हुआ, क्योंकि इन राज्यों में शासकीय आर्थिक सहायता द्वारा कम दरों में उन्नत बीज और पर्याप्त रासायनिक खाद सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं और आधुनिक कृषि उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराए गए थे। परंतु देश के अधिकांश भागों में किसानों की बहुत बड़ी संख्या हरित क्रांति से लाभान्वित नहीं हो सकी, क्योंकि ये कुछ ही क्षेत्रों में लागू हुआ और कुछ ही क्षेत्र में ये लाभान्वित हुए। परिणाम स्वरूप हमेशा से बढ़ती आ रही कृषि विकास एवं ग्रामीण विकास की असमानताएं बढ़ गई। हरित क्रांति के दरमियान कृषकों द्वारा अधिक कृषि उत्पादन के लालच में जरूरत से ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, खेतों में फसलों को अधिक और अनियंत्रित सिंचाई आदि अव्यावहारिक कारणों के खेत की मिट्टियों में विकृति आ गई। हरित क्रांति की सफलता वाले देशों में पर्यावरणीय विघटन को भी बढ़ावा मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था कि इसके कारण सफलता वाले क्षेत्रों में पर्यावरण विघटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिला। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाइयों की घुलनशील मात्रा का पानी के विभिन्न सतही क्षेत्रों में तथा भूमि जल में सांद्रता बढ़ गई और स्थानीय जल जीवन पर स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव भी बढ़ गई। जिन धान के खेतों में पहले मछली मिला करती थी, अब कीटनाशक दवाइयों के अभाव से अब वो पूरी तरह समाप्त हो गई। तो देखिए, कहते हैं ये भी बहुत दुष्प्रभाव हुआ। हरित क्रांति तो देश में आया, लेकिन कहते हैं इसके कारण बहुत ही कृषि पर बुरा प्रभाव देखने को मिला। कहते हैं पुराने समय में अगर देखा जाए तो सब चीज़ों का था एक अलग ही स्वाद होता था, लेकिन आज के समय में अगर अब जो भी चीज़ खा लीजिए उसमें कोई स्वाद नहीं रह गया। रीजन ये है कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि तो हुई, लेकिन इसका कारण उनके टेस्टों में काफ़ी पड़ा। और कहते हैं इतने केमिकल का उपयोग करने से जो वास्तविक होना चाहिए वो चीज़ खत्म हो गई। हरित क्रांति का अर्थ कृषि और प्रभावित तकनीक जैसे कि अधिक उत्पादन बीजों का उपयोग करना, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, सुनिश्चित एवं पर्याप्त सिंचाई द्वारा तीव्रता से प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाना सभी सम्मिलित थे। लेकिन कहते हैं जहां हरित क्रांति की बहुत लाभ हुआ वहां पर बहुत कुछ हानि भी देखने को मिला। उसके पश्चात है सृजनात्मक विकास। देखिए, रचनात्मक विकास क्या होती है। कहते हैं शासन के सृजनात्मक विकास से कई प्रयास किए गए हैं, जिनके अंतर्गत विद्युतीकरण, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना और पक्की सड़कों का निर्माण कराना आदि शामिल है, ताकि ग्रामों को विपणन केंद्रों से जोड़ा जा सके। फसलों की बीमा योजना को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जो कि बहुत जरूरी है। रेडियो एवं दूरदर्शन द्वारा किसानों के जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित भी किए जाते हैं। यानी रेडियो और दूरदर्शन इसमें बहुत काफ़ी सराहनीय काम कर रहा है और जो किसान है उनको जागरूक करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई पत्रिका एवं प्रकाशन भी किए जाते हैं, ताकि किसानों को कृषि के क्षेत्र में न्यूनतम प्रतिविधियों को अवगत कराया जा सके। आजकल यह सुविधा भी किसानों के लिए उपलब्ध है, जहां किसान अपनी समस्या एवं समाधान का आदान प्रदान दूरभाष द्वारा कर सकता है। इस सुविधा का अधिक से अधिक प्रयास हो रहे हैं, ताकि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी ये उपलब्ध हो। तो देखा जाए तो आज दूरदर्शन और रेडियो का सराहनीय कार्य है और ये हर एक क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध भी हुए हैं। उसके पश्चात है कृषि ऋण। देखिए, कृषि के लिए ऋण ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं व्यापारिक बैंक को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों द्वारा कृषि ऋण सहायता के रूप में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए दिए जाते हैं। कृषि सहायता एवं सेवाओं के एवज में ऋण बढ़ाने में व्यापारिक बैंकों की सहभागिता 50% और सहकारी बैंकों को 43% तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 7% है। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना 1998 से 1999 में यानी 1998 से 99 में लागू किया गया था, और जिसका मदद से कार्ड धारक कृषकों को व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण सहायता आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो सरकार द्वारा कृषि ऋण देना भी बहुत सुनिश्चित किया गया है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके। उसके पश्चात है वैश्वीकरण तथा भारतीय कृषि। देखिए, वैश्वीकरण में भारतीय कृषि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं वैश्वीकरण साधारण अर्थों में एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक देश की अर्थव्यवस्था तथा पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़कर संगठित हो जाना दर्शाती है। भारतीय संदर्भ में वैश्वीकरण का आशय देश के अर्थव्यवस्था में ऐसी व्यवस्था को खोलना जिससे विदेशी पूंजी निवेश प्रत्यक्ष रूप से देश के विभिन्न आर्थिक क्रियाशीलता के क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है। अंततः बहुराष्ट्रीय कंपनी को भारत में प्रवेश लेने की जो भी
अड़चनें हैं उन्हें हटाते हुए भारतीय कंपनियों के विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग स्थापित करने की अनुमति देना चाहिए, ताकि दोनों के सहयोग एवं सहस्त्र का व्यापार संबंधी जो है अनुबंध से विदेश में व्यापारिक इकाई जो अधिसूचित किया जा सके। तो वैश्वीकरण बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रख सकता है। इस प्रक्रिया में जो है आयातित वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क के स्तर में कमी आएगी तथा भारतीय बाजार को पूरे विश्व के लिए खुला किया जा सकेगा। तो वैश्वीकरण की जो पद्धति है सभी देशों के लिए लाभकारी है और सरकार को करना चाहिए, जिससे कि जो है पूरी तरह से व्यापार जो है पूरे मिल जाए और खुले व्यापार किया जा सके। देखा जाए तो वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वैश्वीकरण का भारतीय कृषि भी जो है छूता नहीं रह सका। वैश्वीकरण के कारण भारतीय कृषि पर जो है काफ़ी प्रभाव देखने को मिला। विद्वानों के बीच इस प्रभाव को लेकर वैचारिक मतभेद है और उनका कहना है कि विकसित देशों में कृषि पर दी जाने वाले आर्थिक सहायता की राशि में कमी कर देने से कृषि उत्पादित वस्तुओं को विश्व स्तर पर जो है कीमतों में उछाल आ जाएगा और इसके फलस्वरूप जो है आयात निर्यात व्यापार में मौजूदा रुकावटें के दूर हो जाने से भारत में कृषि उत्पादित वस्तुओं के निर्यात की संभावनाओं को बढ़ने से भारत को फायदा पहुंच सकता है। भारत में कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की संभावना कम है, क्योंकि अभी भी बड़े कार्यक्रम जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा कृषि विकास पर भी जाने वाली आर्थिक सहायता को विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुबंधित शर्तों से मुक्त रखा गया है। तो वैश्वीकरण भारतीय कृषि में काफ़ी प्रभाव जो है देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भारत में कम दरों पर जो है काम करने वाले मजदूर भी बहुलता से मिल जाते हैं। तो देखा जाए तो काम करने वाले मजदूर मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी कम दरों पे। भारतीय कृषक इतने कुशल हैं कि कृषि उत्पादित वस्तुएं काफ़ी कम लागत में उत्पन्न की जा सकती है, इसलिए विश्व स्तर पर इन उत्पादनों के जो है विपणन की बहुत बड़ी संभावना बन सकती है। साथ ही साथ यह भी विचार व्यक्त किया जाता है कि व्यापारिक लेन देन से कृषि विकास का जो है सकारात्मक बढ़ावा मिलेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद भी इन आधारकृत दावों पर निम्नलिखित तर्कों में जो है प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही उठता है कि वर्ष दर वर्ष विश्व स्तर पर जो वैश्विक बाजारों में कृषि उत्पादित वस्तुओं के मूल्य पर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कहते हैं कीमतों में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक बात होता है। इसलिए वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय किसानों को इस अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी ज़रूरी बात है। अगले पॉइंट और भी ज़रूरी है। कहते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ देखें तो व्यापार के उदारीकरण का जो है प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और घरेलू स्तर पर कृषि उत्पादनों के मूल्य पर पड़ना इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे देशों में किस प्रकार की नीति का अनुसरण करते हैं। उदाहरण के लिए यदि विकसित देश अपने देशों में जो है कृषि उत्पादनों की सहायता राशि को कम करने के इच्छुक न हो, क्योंकि इससे वे इन कृषि उत्पादनों को सस्ता बनाए रखेंगे और इससे उनके कृषक अधिक लाभान्वित भी हो सकेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। उसके पश्चात देखें तो कहते हैं विश्व व्यापार में उदारीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कृषि आधारित व्यापार में संलग्न है वे भारत में जो है उन्मुक्त व्यापार कर सकती है। तो देखिए विश्व में उदारीकरण का अर्थ यही होता है खुला व्यापार, यानी उदारीकरण का मतलब है कि जो विश्व स्तर पर जो व्यापार होती है उसमें खुलापन देना, यानी बहुत चीज़ों से छूट देना। और इससे ये होगा कि भारत में उन्मुक्त व्यापार कर सकती है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी की आर्थिक जो है पृष्ठभूमि इतनी मजबूत होती है कि वह सकल बीजों की कई किस्म तथा विशिष्ट कृषि रासायनिक द्रव्य तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें विकसित एवं उन्नत जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धता जो है प्रभावित का उपयोग करना पड़ता है। कहते संकर बीजों से जो बीज उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि उनके आनुवंशिक में ऐसे परिवर्तन किए रहते हैं कि एक बार बोने के बाद उसे पुण्य बीज बोने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो आप समझ सकते हो कि जो बीज आज हम HYV जो यूज कर रहे हैं, हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन बीजों का एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है और उनके द्वारा फसल में जो बीज प्राप्त होगी उन बीजों का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक तरह से जो है आनुवंशिक बीज होते हैं। तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ऐसा जानबूझकर किया जाता है ताकि भारतीय कृषक प्रतिवर्ष जो है फसल के लिए बीज बहुराष्ट्रीय कंपनी से ही खरीदे। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया बहुराष्ट्रीय कंपनी को कि एक व्यापार खुल गया है कि बीजों को ऐसे किस्म बनाते हैं कि उसका जो है दोबारा उपयोग ना किया जा सके, और इससे जो है बार बार वो जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बीज खरीदेंगे। इन बहुराष्ट्रीय कंपनी के वैश्विक संपदा के कारण काफ़ी इनमें जो है उतार चढ़ाव देखने को हमें मिलता है। उसके पश्चात देखें तो कहते हैं समाज के विभिन्न वर्गों में तथा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में कृषि प्राणी एवं
कहते हैं व्यापार वैश्वीकरण के प्रभाव से आमदनी के वितरण में बहुत असमानता आ जाएगी। जो भौगोलिक क्षेत्र पहले से ही संपदा संपन्न थे, या वो जो है क्षेत्र तथा समाज का वह वर्ग जो धनी है, ये दोनों और अधिकार समृद्ध हो जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गया है कि समाज के विभिन्न वर्गों में तथा विभिन्न जो है भौगोलिक क्षेत्रों में कृषि प्रणाली एवं व्यापार वैश्वीकरण के प्रभाव से आमदनी के वितरण बहुत असामान्य आ जाएगी। उसके पश्चात आता है वैदिक संपदा अधिकार। देखिए वैदिक संपदा अधिकार क्या है। कहते हैं विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत सम्मिलित सदस्य देशों के बीच जो है वैदिक संपदा अधिकार को लेकर जिन विशिष्ट शर्तों के साथ अनुबंध किए गए थे, वे संगठन के महत्वपूर्ण अंश है। और इस अनुबंध के अंतर्गत निम्नलिखित विषय जो है विचारणीय थे। कहते हैं प्रति अधिकार व्यापारी मार्ग एवं जो नाम भौगोलिक संकेत के साथ ही उद्भव स्थल का नाम है। औद्योगिक इकाई का नाम, नए बीजों के पौधों के उत्पादन का जो पेटेंट अधिकार इत्यादि है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर देखें इसके संबंध में, तो कहते हैं इन अनुबंधों के अनुसार सारे जो है सदस्य देशों को जो है उपयुक्त विचारणीय विषय पर जो है अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके लिए कुछ जरूरी बात ये रहता है कि सुरक्षा का न्यूनतम दर्जा प्रदान करना, वैश्विक संपदा अधिकार की सूचना देने की पूरी मदद तथा घरेलू उत्पादकों की सूचना जो है प्रदान करना, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा करना। तो ये सारी चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बन जाती है। देखा जाए तो देश के स्थानीय कृषकों के विभिन्न पेड़ पौधों को आधारभूत उपयोगिता, परंपरागत ज्ञान का उपयोग, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने जो है व्यावसायिक लाभ के लिए जो है वैदिक संपदा अधिकार के अंदर इन पौधों या पेड़ों के उत्पादन सहित पेटेंट करा लेते हैं। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण भारत के नीम और हल्दी के पेटेंट अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा प्राप्त किया जाना। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आया है कि ये भारत का सामान होने के कारण जो है दूसरे देश जो है अपने नाम के पेटेंट कर लेते हैं। और देखिए जहाँ नीम जो कि भारत में मिलता है और हल्दी जो है भारत के प्रमुख फसल है, अब देखिए इसको पेटेंट किसने कर लिया, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने कर लिया। तो यही बात है कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं इंडियन के लोगों, लेकिन विश्व के जो लोग हैं, जो विकसित देश के लोग हैं, वो इनके कदर समझते हैं। और इसको जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है इतना पेटेंट कर लेना, ये बहुत बड़ी बात आती है और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ रहता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि विकास की नीति। देखिए पंचवर्षीय योजना जो है हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। कहते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 5 वर्षीय योजनाओं में सरकार को कितनी तरह की जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार जो है पंचवर्षीय योजना सफल भी हुई। तो इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर के साथ बने रहें। अगर यहाँ पर देखा जाए पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि विकास की नीतियाँ, तो कहते हैं भारत सरकार ने साफ कर दिया था। भारत में कृषि की जो अद्भुत एवं अपूर्व वृद्धि जो है पंचवर्षीय योजना के अंतराल में हुई है। तो पंचवर्षीय योजना जो है काफ़ी सफल रहा है, इसलिए जो है आज भी जो है पंचवर्षीय योजनाओं को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। पंचवर्षीय योजना होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर आपको लक्ष्य प्राप्त रहेगा तो वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान हो जाता है। जैसे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी क्या करना चाहिए, अपने लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर लेना चाहिए। इससे ये होता है कि उसके अंतर्गत आप मेहनत कर सकोगे। और जो बच्चे अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं वो अपने जो है लक्ष्य तक कभी पहुँच भी नहीं पाते हैं। इसलिए पहले ही लक्ष्य रखिए और उसके बाद उस पर चलिए और चल के जो उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। तो यही यहाँ पर जो है पंचवर्षीय योजना का भी उद्देश्य था कि सरकार जब बनती है तो पंचवर्षीय योजना जो है यहाँ पर स्टेबलेट होती है और उसी के अंतर्गत जो है भारत के विकास के रिगार्डिंग चलना होता है। कहते स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय उपमहाद्वीप का जो है सांप्रदायिकता के आधार पर जो विभाजन हुआ उससे अन्य जो है समस्याओं के बीच खाद्यान्न की तथा उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में भारत को विकट कमी का सामना करना पड़ गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि जैसे आपको पता है संप्रदाय के आधार पर जो विभाजन भारत का हुआ था और विभाजन के कारण क्या हुआ, उससे अन्य समस्याओं के बीच खाद्य तथा उद्योग के कच्चे मालों की आपूर्ति में भारत को बहुत विकट कमी का सामना करना पड़ा और बहुत ही जो है बुरी स्थिति से भारत गुजरा। अंततः प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 में सर्वप्रथम प्राथमिक कृषि उत्पादन को दी गई थी। कृषि क्षेत्र को सकल योजनाओं में निवेश पूंजी का 1/3 यानी 31% हिस्सा आवंटन किया गया। तो ये कहते हैं बहुत दुखदायी परिस्थिति थी इस समय, क्योंकि इनमें जो है 31% हिस्सा बांटन किया गया। नदी घाटी परियोजना आरंभ की गई, सिंचाई की सुविधा तथा उर्वरक कारखानों की जो है स्थापना की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पर।
और इसका परिणाम क्या देखने को हमें मिला? कहते हैं इसका परिणाम ये हुआ कि अनाजों का उत्पादन मात्र 5 वर्ष की अल्प अवधि में जो है 36% बढ़ गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देखा जाए द्वितीय यानी दूसरा, जिसमें 1956 से 61 यानी 56 से 61 में संपूर्ण ध्यान जो है औद्योगिक विकास में संकेंद्रित किया गया और कृषि क्षेत्र को योजना बजट से 20% अधिक आवंटन प्राप्त हुआ और इसके बावजूद कृषि उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ क्योंकि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ और रासायनिक उर्वरक का भरपूर उपयोग हुआ। तो देखा जाए तो 1956 से 61 में जो वृद्धि हुई कहते 20% की वृद्धि हुई और इसमें सबसे अधिक कारण क्या था? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना और सिंचाई के साधनों का जो है विस्तृत करना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी द्वितीय पंचवर्षीय। और तृतीय पंचवर्षीय योजना भी बहुत ही विडंबनाओं से गुजरी। कहते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत से जो है संकटों का सामना करना पड़ा, इसलिए इसका जो है अधिक वृद्धि नहीं हो पाई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है कि 1961 से 66 में जो तृतीय पंचवर्षीय योजना लागू किया गया, कहते हैं अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई थी कि अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत को बनाना था, इस योजना का लक्ष्य था। और इसके साथ प्राथमिकता में औद्योगिक कारखानों कच्चे माल की आपूर्ति तथा निर्यात में वृद्धि भी शामिल थी। योजना काल के अंतर्गत ही हरित क्रांति कार्यक्रम के छोटे पैमानों पर जो है कार्यान्वित भी किया गया इस समय दौरान। कहते परंतु निर्धारित लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सका क्योंकि जो आत्मनिर्भर करने की बात इसमें रखी गई थी वो हासिल नहीं किया गया। कारण इसका क्या था? इसके प्रमुख कारणों में 1962 में भारत चीन द्वारा आक्रमण करना, कि भारत को पर जो है चीन का आक्रमण हुआ, जिसके वजह से जो है ये जो लक्ष्य निर्धारित की गई थी वो असफल हो गया। और 1965 में भारत पाक युद्ध होना भी इसका सबसे बड़ा जो है कारण बना असफल होने का। और कहते हैं 1965-66 के अंतराल में दीर्घकालीन सूखे की समस्या काफ़ी जो है विकट समस्याओं को खड़ा कर दिया। तो देखा जाए अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हुई तो इसमें जो है काफ़ी जो है कारण युद्धों को ही माना जाता है और सबसे बड़ा कारण जो है सूखा पड़ना। तो देखा जाए तो 1962 में जो था चीन द्वारा आक्रमण करना भारत पे, जिसकी वजह से सफल नहीं हुई और 1965 में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध भी इसका सबसे बड़ा कारण बना। और सबसे बड़ा कारण बना दीर्घकालीन सूखे का समस्या। भारत में सूखे की समस्या के कारण जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो असफल हो गया, यानी थर्ड जो प्लान थी एग्रीकल्चर में वो असफल हो गई। इन सब संकटों पर एक प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारत में खाद्यान्न आपूर्ति का गहरा संकट प्राप्त हो गया और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी लाल बहादुर शास्त्री के जो है जनता के अपील करने पड़ी कि वे स्वच्छ पूर्वक सप्ताह में दिन में उपवास करें। देखिए कितनी विडंबनाएं थी, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको ये आदेश देना पड़ा, उनको लोगों को बताना पड़ा कि एक दिन उपवास करे, सप्ताह में एक दिन उपवास करे जिससे भोजन की बचत हो सके। अब देखिए ये कैसी अवस्था रही होगी इस समय, जहाँ पर जो है प्रधानमंत्री को ये बात बोलना पड़ गया कि सभी देशवासियों से ये आवेदन है कि आप सप्ताह में एक दिन जो है उपवास रखिए। एक दिन उपवास रखने से ये होगा कि खाना की बचत होगी और इससे दूसरे व्यक्ति जो है इसे भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टाइम था तीसरे पंचवर्षीय योजना असफल होने का। और इसका 3 फैक्टर तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें चीन का आक्रमण था, भारत पाक युद्ध था और जो 1965 और 66 में जो सूखे का अकाल पड़ा था, इस सबसे बड़ी समस्याओं में से एक मानी जाती है। अगली 3 वर्ष की योजना जो था 1966 से जो है 69 के बीच में अंतराल में कृषि उत्पादन में जो है 6 से 9% की वृद्धि दर्ज की, यानी 6 से 9% वृद्धि दर्ज की, जो हरित क्रांति के प्रभावों के कारण ही सफल हुआ। अनाज का उत्पादन जो है 1994 में 32 टन दर्ज किया गया। यानी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर हम 3 पंचवर्षीय योजना को ले जिसमें 6 से 9% जो है वृद्धि हुई और इसका कारण हरित क्रांति के प्रभाव ही थी। अनाज का उत्पादन जो है 94 में यानी 94 मिलियन टन दर्ज की गई। 94 टन आम बात नहीं होती है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी 1969 से लेकर जो है 74 तक जो है लक्ष्य अनाज में रखा गया। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी 1969 से 74 का लक्ष्य अनाज उत्पादन में 5% वृद्धि करना था। यानी पहले से लक्ष्य रखा गया कि कम से कम जो है 5% की वृद्धि होना ही चाहिए और इसके लिए उन्नत एवं अधिक उत्पादक वाले बीजों का उपयोग, उर्वरकों का उपयोग
जो है आधुनिक कृषि प्रविधियों को प्रयोग तथा सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध होने से हरित क्रांति के अंतर्गत लिए जाने वाले क्षेत्र का जो है काफ़ी विस्तार भी हुआ। कहते हैं गेहूं का उत्पादन तीव्रता से बढ़ा, किंतु अनाज के अन्य प्रकारकों में चावल, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि व तिलहनों में मामूली उत्पादन होने से केवल 3% वार्षिक अभिवृद्धि ही दर्ज की गई। तो ये कहते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जहां पर ये लक्ष्य रखा गया कि 5% अनाज में जो है वृद्धि करने के प्रावधान रखा गया। और कहते हैं ये हासिल भी हुआ। कहते हैं चावल, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि तिलहन में जो है मामूली उत्पादन होने से केवल 3% की वृद्धि हुई। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जितना बड़ा लक्ष्य रखिएगा उसके आसपास जरूर पहुँचिएगा। तो यही जो है चौथी पंचवर्षीय योजना भी बताई कि 5% यहाँ पर रखा गया था, लेकिन 3% तक ही वो कर पाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है। क्योंकि कुछ देखिए, जब लक्ष्य आपने 5% का ही रखा तो 3% मिलना भी बहुत बड़ी बात है। तो यही हर एक विद्यार्थी को ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि अपना लक्ष्य जो है सदैव ऊपर रखिए और उसी रिगार्डिंग जो है मेहनत कीजिए। जब मेहनत कीजिएगा तो बेशकली अगर आप लक्ष्य तक ना पहुँच पाओ, लेकिन उसके आप आसपास जरूर ही पहुँच जाओगे। इसलिए लक्ष्य जरूर निर्धारित करो। उसके पश्चात था 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से जो है 79 में ज़्यादा महत्व रखा गया। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 79 में रखा गया था। इसका एक ही उद्देश्य था कि महत्व था कि अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता को पाने तथा गरीबी उन्मूलन पर दिया गया। यानी दो बातों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखा गया कि अनाजों में आत्मनिर्भर बनना और गरीबी जो है बहुत हद तक कम करना। इसलिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया ताकि कृषि के उन संतुलित क्षेत्रों में वृद्धि हो सके जिनमें जो उन्नत बीज बोए जाते हैं। यानी इसमें देखिए, कहते हैं ना, बीज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कृषि के लिए। तो इसमें जो है बीजों का वृद्धि करना बहुत महत्वपूर्ण रखा। और इसके साथ कृषि ऋणियों की सुविधाएं एवं कृषकों की सहायता राशि दिए जाने की नीति शामिल की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं शुष्क कृषि के विकास को बढ़ावा देने के जो है प्रचार प्रसार भी किया गया। यानी शुष्क जो है कृषि के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार भी किया गया। और इस योजना काल में जो है 4.6% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। अब देखिए, इसमें जो है 4.6% की वृद्धि हुई। तो कहते हैं ये बढ़ता ही चला गया, क्योंकि समय बदली, सोच बदला और प्रतिशत भी यहाँ पर बदल गया। सभी प्रकार के अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई, केवल दलहन का उत्पादन स्थिर रहा। यानी सभी उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, सिर्फ दलहन जो थी वो जैसे पहले थी उसी प्रकार के उत्पादन इसमें देखने को मिला। उसके पश्चात आता है छठी पंचवर्षीय योजना। कहते हैं छठी पंचवर्षीय योजना जो थी 1980 से 1985 में स्टिमुलेट की गई थी। और इसमें कृषि योग्य जमीनों का विकास एवं सुधार कार्य, अच्छी किस्म के बीज और रासायनिक खादों और सिंचाई सुविधाओं के तहत सभी भूमि जल स्रोतों को शामिल कर संतुलित क्षेत्र विकास करने इत्यादि कार्यों पर अधिक जोर दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि यह छठी पंचवर्षीय योजना कितना महत्वपूर्ण थी, जिसमें जो है अच्छी किस्म के बीज, रासायनिक खादों तथा सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करना, जल स्रोतों का जो है विकास करना, इन सभी बातों पर जो है महत्व दिया गया। और इसके साथ फसल कटाई के बाद कृषि जो है प्रविधियों का उपयोग, कुशल उत्पादन के सुरक्षित या सुनियोजित संग्रह तथा विपणन सुविधाओं को विकसित करना इत्यादि भी शामिल थे। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप कृषि के वार्षिक वृद्धि दर में 6% तक पहुंच गई। अब देखिए, ये जो है धीरे धीरे परसेंटेज जो है बढ़ता गया, क्योंकि इन्होंने बहुत चीज़ों पर ध्यान दिया। कहते हैं जमीनों के विकास पर ध्यान दिया, उसको जो जमीनों के सुधार कार्यों पर ध्यान दिया, अच्छी किस्म के बीज का उपयोग किया, रासायनिक खादों का उपयोग किया, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि किया। तो ये सब हो जाने के कारण जो है इसमें वार्षिक वृद्धि दर जो है 6% तक पहुँच गई, जो किसी भी योजना काल में सबसे अधिक उपलब्ध वृद्धि पर साबित हुई। यानी देखा जाए अब तक जितने भी जो बनाई गई थी, योजना लगाई गई थी, उन योजनाओं में सबसे अधिक जो है छठी पंचवर्षीय योजना सफलता किया। और कहते हैं अनाजों का उत्पादन जो था 152 बिलियन टन दर्ज किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी देखा जाए तो छठी पंचवर्षीय योजना ने काफ़ी हद तक जो है अपनी अचीवमेंट प्राप्त करने में सफल हुआ। उसके पश्चात आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना तो जो थी
1985 से 90 के दशक में रखा गया था। यानी 1985 से 90 के दशक में 7वीं पंचवर्षीय योजना को स्टेबलेट किया गया। कहते हैं इसमें सर्वाधिक फसल उत्पादन दर्ज किया गया, जिसमें अनाज, गेहूं, चावल इत्यादि थे, और मोटे अनाज जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा इत्यादि था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और कहते हैं दलहन भी इसके अंतर्गत शामिल था। वार्षिक वृद्धि दर जो था सिर्फ 4% ही रही, यानी वार्षिक वृद्धि दर जो था सिर्फ 4% रही। हरित क्रांति के अंतर्गत इस योजना काल में काफ़ी कृषि योग्य क्षेत्र को देश के विभिन्न राज्यों में लाया गया। तो ये भी समस्या थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1992 से 97 में दापी तिलहन उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, परंतु बाकी अनाजों में उत्पादन स्थिरता की स्थिति रही। यानी 1952 से 97 के बीच कहते सारे अनाजों में सिर्फ जो थी स्थिरता थी, सिर्फ तिलहन को छोड़ के, क्योंकि तिलहन जो था इस समय काफ़ी वृद्धि दर्ज किया गया। उसी तरह 9वीं पंचवर्षीय योजना जो था 1997 से 2002 में रखा गया लक्ष्य में मिली जुली सफलता मिली। इसमें अधिक सफलता देखने को नहीं मिला, मिली जुली सफलता जो है यहाँ पर नजर आई। और इसी योजना के काल में जो है राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का गठन भी किया गया, क्योंकि जब सफलता नहीं मिली तो इन्होंने जो है राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का गठन किया, और इसके अलावा बहुत से उपायों को जो है उद्घोषणा भी की गई। और कहते हैं जिनमें जो है जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, बागवानी को विकसित करना, कृषि ऋण तथा फसलों का बीमाकरण आदि सब कुछ शामिल था। बीमाकरण को भी इसी 2000 में ही एस्टिमेट किया गया, क्योंकि इससे जो किसानों को नुकसान हो जाता था, बीमा के अंतर्गत उनको सारी सुविधाएं दोबारा मिल जाती थी, इसलिए बीमा को भी इसमें जो है सम्मिलित किया गया 1997 से 2002 के बीच में। उसके पश्चात थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना काल जो था 2002 से 2007 में रखी गई थी। इसके मुद्दे पर ध्यान अधिक केंद्रित किया गया, वो था भूमि एवं जल संसाधन का संरक्षण करना, कृषि के प्रोत्साहन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना, कृषि की नई प्रविधियों का प्रचार प्रसार करना, और कृषि क्षेत्र के लिए बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण के प्रभाव को बनाए रखना, और जो है कृषि विपणन में सुधार। तो कहते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 5 बातों पर स्टेबलेट हुई। भूमि एवं जल संसाधन का संरक्षण, कृषि को प्रोत्साहन देना, कृषि के लिए जो है प्रचार प्रसार करना, कृषि क्षेत्र के जो है बैंकों को जो है ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना, और कृषि विपणन में सुधार करना। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्रमुख बातें थी। उसके पश्चात है नई कृषि नीति, काफ़ी महत्वपूर्ण है नई कृषि नीति। कहते हैं वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव से हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 28 जुलाई 2000 को नई राष्ट्रीय कृषि नीति की जो है उद्घोषणा की। कहते हैं वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव से हो रहे परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 28 जुलाई 2000 को नई राष्ट्रीय कृषि नीति को उद्घोषणा की। और इस नई नीति के जो है प्रमुख उद्देश्य एक लक्ष्य इस प्रकार से थे, यानी देखा जाए जो रखा गया उद्देश्य वैश्वीकरण और उदारीकरण। वैश्वीकरण तो आपको समझ में होगा ही कि विश्व के साथ व्यापार स्थापित करने में, और उदारीकरण का मतलब है जब विश्व के साथ हम व्यापार करते हैं तो उसमें जो है कुछ हद तक छूट दिया जाए, तो इसे उदारीकरण का नाम दिया गया, यानी लाइसेंस पे जो है अधिक कर नहीं लगाई गई थी, तो इसे उदारीकरण का जो है नाम दिया गया। और इसके उद्देश्य और लक्ष्य इस प्रकार थे। पहला उद्देश्य तो यही था कृषि क्षेत्र में 4% से अधिक वार्षिक वृद्धि को प्राप्त करना, यानी हर साल जो है 4% से अधिक वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना, ये लक्ष्य रखा गया। संसाधनों का उचित एवं कार्यकुशलता के साथ उपयोग करते हुए जल और मृदा तथा जैव विविधता का संरक्षण करना इसकी दूसरी नीति के अंतर्गत था। तीसरी बात यही थी कि वृद्धि ऐसी हो जिसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एवं वहाँ के कृषकों के बीच जो निष्पक्षता तथा जो है समानताएं कायम रहे। तो ये एक तीसरी पॉइंट थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अगला पॉइंट जो यहाँ पर आया है, वृद्धि जो घरेलू बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा कृषि उत्पादनों के जो है निर्यात को बढ़ा सके। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वृद्धि जो घरेलू बाजारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी था इस के अंतर्गत, और औद्योगिक, पर्यावरण और आर्थिक रूप से सतत वृद्धि को भी यहाँ पर काफ़ी प्रोत्साहित किया गया। कहते हैं नई कृषि नीति के प्रमुख विशेषता इस प्रकार दिया गया था, कृषि का जो है निजीकरण था, कृषि उपज की जो है कीमत की सुरक्षा करना, यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कृषि का जो है निजीकरण था, कृषि जो है उपज की कीमत की सुरक्षा रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया था।
कहते हैं निजी कंपनियों द्वारा जो है कृषि योग्य भूमि को जो है पट्टे पर और अनुबंध पर लेकर खेती करने की सुविधा दी गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि इस समय जो सरकार ने एक दूसरी नीति को अपनाया, जहाँ पर कृषि योग्य भूमि को पट्टे और अनुबंध पर लेकर देने की सुविधा बनाई। खेतों की जोत पर लगी सीमाबंद पर जो है ढीले देते हुए उसे और अधिक बढ़ाना, इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि खेत की जोत पर लगी सीमाबंदी पर ढीला देते हुए उसे और अधिक बढ़ाना। पशुधन का जो है पालन पोषण कर उनमें जो है अभिवृद्धि को योजना को खेती के साथ शामिल करना, ताकि दूध, मांस, अंडे एवं अन्य पशु जो है उत्पादों की आवश्यकताओं की आपूर्ति होती रही। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था इसमें कि दूध, मांस और अंडे एवं अन्य पशु उत्पादों की जो है वृद्धि की गई। खेती के साथ साथ विभिन्न जो है पौधों की प्रजातियों की सुरक्षित स्थिति रखना, बागवानी की फसलों में सुधार एवं तरक्की करना, पशुओं की विभिन्न प्रजातियों में सुधार तथा उन्नति लाना, इस जो है उद्देश्य रखा गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यानी बागवानी की फसलों में सुधार एवं तरक्की करना, पशुओं की विभिन्न प्रजातियों में सुधार, इन सब चीज़ों पर जो है इसमें प्रोत्साहित किया गया। कहते हैं देश के जो है अंदर कृषि उत्पादित वस्तुओं के आने जाने पर लगे प्रतिबंध को भी हटाते हुए घरेलू बाजारों में उदारीकरण का व्यवस्था बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। कहते हैं घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय विपणन व्यवस्था को जो है प्रवर्तन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कहते हैं अगर 8वीं बात करें तो किसानों के अपने कृषि उत्पादों को जो है धरोहर के रूप में रख कर बैंकों से या ऐसी अन्य सहकारी संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकने की सुविधा भी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। साथ ही वे सभी सुविधाओं को जो है प्रौद्योगिकी निर्माण क्षेत्रों को उत्पन्न होती थी और इसके भी कृषि क्षेत्र में कृषकों को प्राप्त करने की सहायता किया गया। यानी किसानों को अपने कृषि उत्पादों को जो है धरोहर के रूप में रख कर बैंकों या ऐसी किसी भी सहकारी संस्थाओं से ऋण लेने की सुविधा प्रदान की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं नियंत्रण एवं कर हरण के जो है कृषि को बाहर रखना, ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था कि नियंत्रण एवं कर हरण को जो है कृषि से बाहर रखा गया। उसके पश्चात था चकबंदी द्वारा छोटे और बिखरे जोतों को जो है एकजुट करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना और इसके साथ ही जो है काश्तकारी एवं भू स्वामी के अधिकार को शीघ्रता से सुधार लाना, ताकि जो है काश्तकार एवं जो है फसल बटाई लेने वाले को अधिकार को मान्यता मिल सके। चकबंदी द्वारा छोटे और बिखरे जोतों को एकजुट करने की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण था, सरकार का यहाँ पर उठाया गया कदम। ध्यान देने की बात यह है कि नई कृषि नीति ने भारत सरकार के इरादे अभिव्यक्त कर दिए। अंततः इस नीति की सफलता इस पर आधारित है कि शासन की प्रतिबद्धता कितनी सशक्त एवं अस्थायी थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर सरकार ने जो है नीति अपनाई, जो कि जरूरी था। और यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं को हमने हर एक बात को विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश किया कि कैसे ये सफल हुआ और क्या इसके कारण बने। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण था हर एक बच्चों के लिए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया पंचवर्षीय योजना, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। साथ में अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी न मिले। और अगर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक त्रिपाण स्टडी सेंटर नज़र ना आए, इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करने में ही समझदारी है। जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको होम पेज मिल जाएगा जहाँ पर सारे वीडियो उपलब्ध है। साथ में अगर आप जो है सिलेबस वाइज देखना चाहते हैं, क्लास वाइज देखना चाहते हैं तो इसका भी प्रावधान है। यहाँ पर प्लेलिस्ट बना होगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो सुचारू रूप से प्राप्त हो जाएगा। साथ में जो है कमेंट भी करना है, कमेंट कीजिएगा तभी पता लगेगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इससे बनाने वाले काफ़ी प्रोत्साहित होते हैं, मैं भी काफ़ी प्रोत्साहित रहूँगा और काफ़ी इससे जो है आपको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश किया